चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। हाँ प्लीज शुरू करते हैं, बातचीत बंद करें, प्लीज बातचीत बंद करें, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बता दिया उसको रिलेट करते हो आपस से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था इस तरह से कि हमें पढ़ना था एसी के बारे में। एसी भी क्या दो प्रकार का था, फंडामेंटल और कॉम्प्लेक्स एसी। फंडामेंटल एसी में दो ही नाम थे आपके पास, साइन और कॉस। स्टैंडर्ड साइन और कॉस की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, और उसके बारे में मैंने आपको बोला था 5 वैल्यूज होती है। 3 वैल्यूज आप इक्वेशन से पकड़ लेते हैं। कौन कौन से 3 वैल्यू? एक तो पीक वैल्यू, एक पीक टू पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था? पीक वैल्यू में रूट 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? आरबीएस बन जाएगा। एवरेज फुल साइकिल का 0 रहेगा। आधे साइकिल के एवरेज का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू पीक वैल्यू अपॉन पाई। ये मैं बोल चुका हूं आप लोगों को। चलिए, आई थिंक एसी के साथ जान पहचान हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। आज हमें पढ़ना है एसी सर्किट्स के बारे में। अब एसी सर्किट्स के बारे में क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का लेक्चर अगला वाला लेक्चर पूरा एसी सर्किट के बारे में जाएगा। तो नोटिस करें, जब भी हम एसी सर्किट का हिसाब किताब करते हैं तो यहाँ 3 शब्द हैं, 3 टर्म्स हैं जो आपसे बार बार टकराएंगी। एक शब्द रहेगा फेजर डायग्राम, एक रहेगा फेज डिफरेंस और एक रहेगा पावर फैक्टर। इन तीनों शब्दों से हम लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं ताकि हमें सर्किट्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सर्किट में 15 मिनट बाद शुरू करूंगा। पहले मैं आपको इन 3 शब्दों से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। कौन से शब्द हैं? फेजर डायग्राम, दूसरा है फेज डिफरेंस और एक है पावर फैक्टर। आइए इनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग काम शुरू कर देंगे। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। सबसे पहली बात तो आती है कि फेजर होता क्या है। आजकल हम जो एसी सिग्नल पढ़ रहे हो कौन से हैं? क्या साइन और कोस नेचर के हैं? साइन और कोस नेचर के है ना बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी पैरामीटर साइन या कोसाइन के हिसाब से चेंज होता है। शब्द सुने मेरे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर साइन या कोसाइन के हिसाब से चेंज होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको एरो हेडेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको एरो हेडेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन या कोस के हिसाब से चेंज होने वाले पैरामीटर का इस तरह का फोटो बनाना, इस तरह का प्रेजेंटेशन देना को क्या बोलते हैं? फेजर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये कोई वोल्टेज है, आप खूब पहचानते हैं एसी वोल्टेज है ना मेरे पास, ये एसी वोल्टेज मेरे पास है। आपने मेरे को बोला यार तू इसका फेजर बना दे, इसका फेजर बना दे, बिल्कुल बना दूंगा। इसका फेजर क्या करना है? एरोटेड लाइन और ऊपर क्या लिख देना है? पीक वैल्यू। ऊपर क्या लिख देना है? पीक वैल्यू। तो अगर मैं इस वोल्टेज का इस तरह का प्रेजेंटेशन देता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? फेजर या फेजर डायग्राम बोला जाएगा। क्या मैं थोड़ा देसी बोल दूं? क्या बोल दूं? वेक्टर टाइप प्रेजेंटेशन। आप देखो ना, आप ऐसा करते हो ना, ये पार्टिकल पर इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जरा वेक्टर बना दीजिए। तो आप क्या करते हो? एरोडेड लाइन और क्या 5 न्यूटन लिखते हो ना यहाँ पे। तो जिस तरह वेक्टर में एरोडेड लाइन के ऊपर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर वेक्टर वेक्टर नहीं है, मतलब क्या बोलना है? एरोडेड लाइन और उसके ऊपर क्या लिखना है? पीक वैल्यू लिखना है। तो इस तरह का फोटो बनाना, इस तरह का प्रेजेंटेशन देना को हम क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। एक बात। दूसरी बात, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, एंगल वगैरह पढ़ाए जाते हैं छोटी क्लास में, तो आप जानते होंगे इसको अपन रेफरेंस लाइन लेते हैं। पॉजिटिव एंगल शायद इधर गिना जाता है और नेगेटिव एंगल शायद इधर गिना जाता है। सही बात है क्या? मैंने बोला +30 डिग्री की लाइन बनाई तो किधर बनाते हो ना। मैंने बोला -45 की लाइन बनाई तो किधर बनाते हो ना। कॉमन सेंस की बात है, ये हो गया बात। अब आइए जरा फेजर डायग्राम बनाते कैसे उसको बात करते हैं। कुछ सेट लेता हूँ। मान लीजिए कोई सर्किट है, उसमें वोल्टेज की इक्वेशन ये है और उसी सर्किट में करंट की इक्वेशन है, मान लीजिए साइन ओमेगा टी, कुछ भी ले लो, +30। यस, किसी भी सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज होता है, करंट होता है, कि दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। सर्किट में वोल्टेज भी रहेगा और सर्किट में करंट भी रहेगा। मान लीजिए बच्चे, मैंने कोई सर्किट का एनालिसिस किया, हिसाब किया, हिसाब करने के बाद मैंने जाना है कि उस सर्किट के अंदर वोल्टेज ये है और उस सर्किट के अंदर करंट ये है, ऐसा मेरे को हिसाब करके आ गया है। तुमने मेरे को बोला यार इस सर्किट का फेजर डायग्राम बना दे, तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा? मुझे सर्किट का वोल्टेज और करंट दोनों का फेजर एक ही फोटो में बना दूंगा तो उस फोटो को क्या बोला जाएगा? सर्किट का फेजर डायग्राम बोला जाएगा। करना क्या है? फेजर बनाने का मतलब क्या हो गया? लाइन खींचनी है। अब इसमें आप क्या करना, दोनों में से एक लाइन, तो दोनों में से एक का फेजर तो हमेशा रेफरेंस की तरफ बना देना। शब्द सुनते हैं सब आ जाएगा। दोनों में से एक का फेजर तो हमेशा किधर बना देना? रेफरेंस की तरफ बना देना। और दूसरे का फेजर बनाने के पहले हल्का सा विचार कर लेना कि वो रेफरेंस वाले से कितना आगे या कितना पीछे चल रहा है। आइए बातें शुरू करते हैं। यस, क्या फोटो में आपको, सॉरी, इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा ना, इसका फेजर कितना, इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी +30। क्या हम देख रहे हैं करंट 30 डिग्री आगे चल रहा है? या बोल रहे हैं वोल्टेज 30 डिग्री पीछे चल रहा है? आगे चलना मतलब लीडिंग, पीछे चलना मतलब लैगिंग। हम बोल सकते हैं
करंट इज लीडिंग बाय 30 डिग्री, और यू कैन से वोल्टेज इज लेगिंग बाय 30 डिग्री। ये हो गया, तुमने बोला फेजर डायग्राम बनाओ, आओ देखो ना, ये हो गया वोल्टेज का फेजर। यस, एक फेजर में कहां बना दिया, रेफरेंस कर बना दिया। अब करंट 30 डिग्री आगे चल रहा है, ये हो गया करंट का फेजर जो कि 30 डिग्री आगे था। बस, तो इस तरह से अगर आपने मुझे बोला सर्किट का वोल्टेज करंट ये है, सर्किट का फेजर डायग्राम बनाइए, हो गया फेजर डायग्राम। इतना ही आसान है ये। मैंने वोल्टेज को रेफरेंस दिया, कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बोले साहब मैं करंट को रेफरेंस दूंगा, करंट को ले ले यार तू, ये ले करंट का फेजर इधर बना दे। तो वोल्टेज 30 डिग्री, हाँ हाँ आगे की पीछे, पीछे चल रहा है बोला ना आपने, ये लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो तुम अगर इन वोल्टेज करंट का इस तरह का फोटो बना दोगे, बहुत देसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इस तरह का फोटो बना दोगे, उस फोटो को क्या बोल रहे हैं, फेजर डायग्राम। तो करना कुछ भी नहीं है भाई, एक लाइन तो हमेशा एक किसी एक चीज का फेजर तो किधर बना दो, रेफरेंस कर बना दो, सोचो मत, बना दो। और दूसरे का फोटो बनाने के लिए देख लो कि रेफरेंस वाले से कितना आगे या कितना पीछे चल रहा है, अपने आप फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया है। और दोनों ही सही फेजर डायग्राम है, ऐसा नहीं कि सब ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ, शब्दों में कन्वर्ट करेंगे इसको, आओ। ये फोटो से क्या पता लग रहा है, करंट वोल्टेज से 30 आगे है, और इससे क्या पता लग रहा है कि वोल्टेज करंट से 30 पीछे है। आई थिंक दोनों एक ही बात हो गई ना, बात एक ही, बस अंदाजे बयां अलग है। यू नो, समझ रहे हैं कि ना? हाँ, बात एक ही, कहने का अंदाज अलग हो गया ना। जैसे अभी हम लोग आमने सामने ना, मैं ये बोल सकता हूँ आप मेरे ठीक सामने बैठे हैं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मैं आपके ठीक सामने हूँ, आप मेरे ठीक सामने, ये बात भी सही है। और मैं आपके ठीक सामने हूँ, क्या ये बात भी सही है ना? तो क्या हो गया, दोनों एक ही बात हो गई ना? या और समझो, मान लो मेरी जेब में, हाँ, जैसे मान लो यूं समझो, सुनो सुनो, मान लो मेरी जेब में 100 रुपया है, और मान लो ये बालक के पास 150 रुपया है, तो इसको मैं दो तरह से बोल सकता हूँ। क्या मैं बोलूंगा ये बालक के पास मेरे से 50 रुपया ज्यादा है, या मैं बोलूंगा मेरे पास ये बालक से 50 रुपया कम है? क्या बात अलग है कि एक ही बात? क्या एक ही बात को दो तरह से कहा जा रहा है? यस। यस, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, तो कहिए करंट आगे है, या फिर कहिए वोल्टेज पीछे है। बात वही है, कहने का अंदाज अलग चल रहा है। बात समझ आ, अंदाज है बयां, पता लग रहा है सब लोगों को? यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सुने, मैं 3-4 सेट लूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आगे इन शब्दों में आपको परेशानी आनी नहीं चाहिए। मैं 3-4 सेट लूंगा एग्जाम्पल के, जैसे एक सेट ये ले लिया। आओ बच्चों, साइन ओमेगा टी, और मान लो करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी और -45। यस, जरा देखना कि आप देख रहे हैं करंट 45 पीछे चल रहा है, या बोल दिए वोल्टेज 45 आगे चल रहा है। तुमने कहा भाई फेजर डायग्राम बनाओ, बना दूंगा। वोल्टेज को रेफरेंस लिया तो करंट 45 पीछे चल रहा है, और करंट को रेफरेंस लिया तो वोल्टेज 45 आगे चल रहा है। ये हो गया फेजर डायग्राम। अब बताओ कोई बड़ी चीज हो रही है क्या ये? अब समझ रहे ना? फेजर डायग्राम नाम वाम सुन के ऐसा लगता है कोई तोप चीज आने वाली, कुछ अजीब सा रहेगा। कुछ नहीं सिखा रहा मैं, दो लाइन बनाना सिखा रहा हूँ। ये कोई हाईटेक चीज है क्या, कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा इधर? तो दो लाइन बनाना है। वो दो लाइन में भी क्या बोल दिया, एक लाइन तो रेफरेंस तरह बना देना, और दूसरा लाइन बनाने के लिए देख लेना यार कितना आगे या, ठीक है, आसान है ना? और आओ, और एक और सेट लेते हैं ना। देखो ना, V बराबर है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर है मान लीजिए I नॉट कोस ओमेगा टी। आप लोगों ने हमें सीखा है कोस साइन से 90 आगे होता है। बोलिए बोलिए, इसको देखिए बताएंगे। करंट क्या 90 लीड कर रहा है, या वोल्टेज 90 लेग कर रहा है? हो गया, तुमने बोला फेजर डायग्राम बनाओ, बना देता हूँ। वोल्टेज करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज को रेफरेंस लिया तो करंट 90 आगे है। किसने बोला सर मैं करंट रेफरेंस लूंगा? ले ले भैया, तू करंट रेफरेंस ले ले। करंट रेफरेंस लिया था तो वोल्टेज 90 पीछे चल रहा है। क्या बड़ा आसान हो रहा है ना? सॉरी, हो रहा है, आसान हो रहा है ना? आगे बढ़ो जमा, एक और सेट लेते हैं। मान लीजिए वोल्टेज का फंक्शन मेरे पास ये है, और मान लीजिए करंट का फंक्शन मेरे पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कोई सर्किट का हिसाब किया था, ये है। यस, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, वो करंट का फेज भी ओमेगा टी। लीडिंग लगी कि हम साथ साथ हैं? हम साथ साथ हैं। और अगर हम साथ साथ हैं, किसी ने फेजर डायग्राम बना, तो ये लो, मान लो करंट इधर लिया तो वोल्टेज ना आगे है ना पीछे है, क्या हम साथ साथ हैं? क्या फेजर डायग्राम ये बन जाएगा? यस। कितना आसान है, बोलो आसान है कि बहुत ही आसान है? वो दिमाग नहीं लगाना है, दो लाइन खींचना बस, फेजर डायग्राम। आई थिंक हमने सफिशिएंट एग्जांपल ले लिए हैं, 4 सेट मैंने लेके बताया आप लोगों को, और इसे अपने को आना चाहिए। फेजर डायग्राम का मामला क्लियर हो गया होगा। अभी मैं थोड़ी देर में जब सर्किट शुरू करूंगा, मैं हर जगह आपसे बोलूंगा हाँ यार चलो फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बना लेंगे, ठीक है? एक शब्द अपने को चलेगा, फेज रेफरेंस। फेज
डिफरेंस को मैं हमेशा फाइव से दिखाऊंगा, फेज डिफरेंस फाइव। शायद नाम से फील आ रहा होगा, फेज डिफरेंस। मैं आपको कोई दो इक्वेशन दूंगा, दोनों का अपना अपना फेज रहेगा ना, बोले। हाँ, ये स्टैंडर्ड है कि जो अपना जो अपना फेजर होता है ना, उसके ऊपर क्या मेंशन करते हैं, पीक वैल्यू मेंशन, ये स्टैंडर्ड है। जैसे आप बोलते हो ना, वो वेक्टर के ऊपर आप क्या मेंशन करते हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेंशन करते हो ना। वैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि फेजर के ऊपर क्या मेंशन करना है, उसका पीक वैल्यू मेंशन करना है, मैं वही कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चे, फेज डिफरेंस। दो इक्वेशन का अपना अपना फेज दिख रहा है ना, तो फेज का डिफरेंस, दैट इज फेज डिफरेंस। आओ प्रैक्टिस करते हैं ना, इधर आ जाओ, हेल्प करो मेरी। यस, ये सेकंड में वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस बोलिए 30, और साथ में बोल सकते हैं कौन आगे पीछे चल रहा है, करंट लीड कर रहा है। यानी पूरा लैंग्वेज क्या होगा, फेज डिफरेंस 30 है। मैं पूछूंगा अच्छे से बता कौन आगे पीछे, तो बोल दो करंट आगे चल रहा है, या बोल दो वोल्टेज पीछे चल रहा है। आइए, फेज डिफरेंस इज 45, फेज डिफरेंस इज 90, फेज डिफरेंस इज 0। एकदम आसान है ना ये, इतना आसानी से काम करना है। और एक बात और सुन लें, जब भी आप फेज डिफरेंस के सवाल कहीं पाएंगे सवालों में, किताबों में, तो आप देखेंगे हम आपसे पूछेंगे, हाँ भाई ये पकड़ो और जरा फेज डिफरेंस बताओ। ऑप्शन जैसे मान लो पहला सेट दिया, ऑप्शन रहेंगे 0, 30, 45, 60, 90, बोल के आंसर मार देना। रेयर केस में ऐसा ऑप्शन कभी मिल सकता है +30 की -30, सुन रहे हैं मेरी भाषा, है ना, 30 तो आ ही रहा है ना। लेकिन रेयर केस में अगर कहीं ऐसा मिल जाए, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करना है, वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस। तो मैं लिख के देता हूं आपको, फाइव फेज डिफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस कर। वैसे ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला नहीं, बहुत रेयरली कभी कहीं टकरा जाए ऐसा सवाल, तो फिर ये करना है। वरना मजे करो, सिर्फ फेज डिफरेंस पूछते हैं। अगला अपनी मर्जी से ये पूछ लेगा कि कौन आगे चल रहा है कि कौन पीछे चल रहा है। ठीक है, ये रहेगा। हाँ, हाँ, अगर ये करना है तो इसके बाद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव बोल दो, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा। ऐसा क्वेश्चन आपको रेयरली मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं किताबों के अंदर, पर अगर मिल जाए, टकरा जाए क्वेश्चन ऐसा, तो ये स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, वरना तो अक्सर क्या पूछते हैं, फेज डिफरेंस बोलिए, तो मजे करिए। सुन लिया आप लोगों ने, इन्हीं सेट्स के अंदर मैंने फेज डिफरेंस बता दिया आपको। और आइए, एक शब्द होता है अपने पास, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, मैं इसको प्यार से पीएफ बोला करूंगा, पावर फैक्टर यानी कि पीएफ। पीएफ इज नथिंग बट दैट इज कोस फाइव, कोस फाइव। कोस फाइव, बोले क्या लफड़ा है सब कोस फाइव का, पावर फैक्टर। अगर मैंने किस सर्किट के बारे में बोला कि इस सर्किट का पावर फैक्टर बताई, तो आप क्या करना, फेज डिफरेंस निकालना आ गया था क्या आप लोगों को? हाँ, तो आप क्या करना, फेज डिफरेंस का जो एंगल आएगा वो मत बताना मेरे को, वो एंगल का कोस वैल्यू बता देना। वो एंगल मत बताना, उसका कोस वैल्यू बता देना, दैट विल बी द पावर फैक्टर। अगर आपको रिलेट करना, तो मैं थोड़ा सा आगे की बात अभी बोल देता हूँ, सुनो। अगले से अगली क्लास में मैं आपको पावर कंजम्पशन निकालना बताऊंगा, वहां पे मैं एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आपको, पावर VRMS, IRMS और cos फाइव, है ना, ऐसा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। कुछ सोच के देखो ना, किसी भी एसी सर्किट के अंदर जो पावर कंजम्पशन होगा कौन तय करेगा, क्या V और I अकेले तय कर लेंगे, या cos फाइव का भी रोल है? सोचो यार, V और I कितने भी बड़े बड़े वैल्यू लगा दो, cos फाइव पूरा जीरो जीरो फंस गया, तो क्या पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी? यार फील करो यार, cos फाइव जीरो है तो पावर बिल्कुल जीरो है, cos फाइव कम है तो तेरा पावर भी कम है, cos फाइव ज्यादा है तो तेरा पावर भी ज्यादा है। मुझे लग रहा है एसी सर्किट के अंदर पावर डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, cos फाइव। अच्छा अच्छा, पावर डिसाइड करने वाला फैक्टर पावर फैक्टर, कुछ आ रहा, फील आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं ना यार? बोले यार कोस फाइव को तुमने आज तक तो नहीं बोला, फिर अचानक कहां से आ गया? मेरे एसी सर्किट के अंदर कोस फाइव इज द फैक्टर जो कि पावर कंजम्पशन डिसाइड करेगा। कम है तो पावर कंजम्पशन कम है, कोस फाइव जीरो है तो पावर कंजम्पशन भी जीरो है, और ये ज्यादा है तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा। अच्छा, यानी तुम्हारे यहाँ पावर डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, कोस फाइव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। मैं इसको प्यार से पीएफ बोलूंगा, शॉर्ट में ये हो जाएगा। आओ प्रैक्टिस कर लेते हैं हाथों हाथ। सेट है ना अपने पास, चार सेट है, आ जाओ चलो। ये सर्किट का पावर फैक्टर बोलिए, कोस 30 क्या √3/2 हो गया। ये सर्किट का पावर फैक्टर कोस 45 1/√2। ये सर्किट का पावर फैक्टर जीरो, क्या एकदम ही जीरो? ये सर्किट का पावर फैक्टर वन, वन क्या मैक्स? यस, क्या मैं स्टेटमेंट बोल दूं, ये सर्किट का पावर फैक्टर मैक्सिमम है यार। कोस फाइव की वैल्यू वन आ गई, ऊपर कहाँ जाओगे यार, कोस फाइव तो वन ही होता ना मैक्सिमम। तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, अगर मुझे कभी दोगे चार सेट बना के, पता इनमें से किसका पावर फैक्टर मैक्सिमम है, तो मैं देखूंगा कोस फाइव वन, ये बेस्ट पावर फैक्टर है, ये मैक्सिमम पावर फैक्टर है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्लियर है सबको?
ये था पावर फैक्टर के बारे में। तो बच्चों हम लोग को एसी सर्किट का एनालिसिस शुरू करना है। आज का पूरा लेक्चर और अगला भी पूरा लेक्चर एसी सर्किट के हिसाब किताब के बारे में जाएगा। और जब आप एसी सर्किट का डीलिंग करेंगे तो आपको बार बार ये 3 शब्द टकराएंगे। आई थिंक इनसे जान पहचान हो गई है। कभी भी वोल्टेज करंट का इक्वेशन होगा तो फेजर डायग्राम बहुत आसानी से बना पाएंगे, लीडिंग लैगिंग तय कर पाएंगे, दूसरा फेज डिफरेंस भी तय कर पाएंगे, तीसरा पावर फैक्टर भी तय कर पाएंगे। कर पाएंगे? ये सब खत्म। अब हम खेलेंगे। आ जाए एसी सर्किट शुरू करने जा रहे हैं। हाँ वेरी गुड। एसी सर्किट शुरू करने जा रहे हैं। नहीं खेला नहीं है मतलब अभी तो थ्योरी बोलूंगा थोड़ा सा। हाँ अब करेंगे एसी की टेस्ट। एसी सर्किट्स ठीक है। आइए मैं इसमें अच्छा मैं आपको एसी सर्किट का थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। हेडिंग बना ले। एसी सर्किट 6 सर्किट पढ़ाऊंगा आपको बारी बारी से। पहली बात तो मुद्दा यह था कि यार एसी सर्किट होता क्या है। आज तक आपने क्यों बात नहीं करी इसके बारे में और ये कहाँ से आ गया अचानक। सुने सर्किट में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं बच्चे, आर एल और सी। पता है ना सबको। सर्किट में 3 ही कंपोनेंट है। तो जो डीसी सर्किट होते हैं उसमें भी यही होते हैं और जो एसी सर्किट है उसमें भी यही होते हैं। बोले फर्क किसका है। यू नो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स लगाना पड़ता है। वो एनर्जी सोर्स आपने कौन सा लगाया उसके हिसाब से सर्किट का नाम हो जाता है। अगर आप डीसी सोर्स लगाएंगे तो डीसी सर्किट, अगर आप एसी सोर्स लगाएंगे तो एसी सर्किट। मैं याद दिलाता हूँ। पता है मैं तुम्हें सारा एनालिसिस सिखा चुका हूँ। मैंने तुम्हें कई चैप्टर में आर के बारे में पढ़ाया, कभी एल के बारे में, कभी सी। तुमने कभी नोटिस किया मैं हमेशा क्या लगाता था, ये लगाता था। याद है ना, मैं जब सर्किट पढ़ा था हर जगह ये चिपकाता था। ये क्या है, सेल या बैटरी, एंड दैट इज सोर्स ऑफ डीसी। तो इसका मतलब आप लोगों को सर्किट का एनालिसिस जरूर आता है लेकिन किसके साथ आता है, डीसी के साथ आता है। और ये चैप्टर का उद्देश्य है हमें इन्हीं सर्किट का एनालिसिस सीखना है, लेकिन आज किसके साथ सीखना है, एसी के साथ। यानी अब आप देखेंगे मैं इनके ऊपर क्या लगाने वाला हूँ, एसी सोर्स यानी कि ये लगाऊंगा। मुद्दा समझ में आ गया। मुझे बताइए एसी सर्किट में और डी सर्किट में काहे का फर्क है, कंपोनेंट्स का या सोर्स का। कंपोनेंट तो जो रेजिस्टेंस डी सर्किट में होता है वो रेजिस्टेंस इधर होता है, कोई अलग तरह का रेजिस्टेंस आता है क्या। जो एल या सी वहां तो वही एल या सी, बस फर्क किसका है कि तूने सोर्स कौन सा लगाया। अगर तूने सर्किट पे तूने ये सोर्स लगाया तो तेरा डीसी सर्किट है, और ये लगा दिया तो तेरा एसी सर्किट है। ये इतना सा मोटा मोटा फर्क है। और आज के पहले तो हम एसी के बारे में जानते नहीं थे, पहली बार हम एसी के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर में। इसके पहले मैंने जितना ही पढ़ा है मैंने कभी एसी की बात ही नहीं की आपसे। मैं हर जगह क्या चेपता था, मैं हर जगह में सेल चेपता था, यानी मैं किसकी बात करके आपको, डीसी की बात करके। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एसी के बारे में। इसमें मैं 6 सर्किट पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा होगा प्योर इंडक्टिव, तीसरा होगा प्योर कैपेसिटिव, चौथा होगा सीरीज आरएल, पांचवा सीरीज आरसी और छठा सीरीज आरएलसी। शुरू करते हैं। एक नंबर दैट इज प्योर आर। प्योर आर शॉर्ट में लिख दो ना, प्योर आर, प्योर रेजिस्टिव। ये देख प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं। हर छोटी बात पे नोटिस करें। देखो ना मेरे सर्किट में, बोले हाँ हो जाओ। हाँ तो मैं कह रहा था हर छोटी बात पे नोटिस करें कि मैंने यहाँ पे कौन सा कंपाउंड लगाया है, आर। यानी मैंने क्या लिखा, प्योर आर। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे सर्किट में एल या सी कतई नहीं है। एल या सी कतई नहीं है। एकमात्र कंपोनेंट कौन है, आर है। और हाँ हाँ मैंने कौन लगाया, डीसी की एसी। ऑब्वियसली ये प्योर एसी सर्किट, वो भी कौन सा वाला है, एसी वाला। तुमने कहा भाई इसका हिसाब करना है। हिसाब करने के लिए स्ट्रेटेजी सुन लें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसी पे काम होने वाला है। सर्किट में दो चीजें होती हैं, करंट और वोल्टेज। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि या तो करंट का इक्वेशन अज्यूम करके वोल्टेज का इक्वेशन डेवलप करेंगे, या वोल्टेज का इक्वेशन अज्यूम करके करंट का इक्वेशन डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं सर्किट वोल्टेज का इक्वेशन अज्यूम कर लिया कि सर्किट का वोल्टेज ये है। मैं उस पर टेक्निकल प्रोसेसिंग करके क्या डेवलप करूंगा, करंट डेवलप करूंगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन अज्यूम कर लिया था, करंट का इक्वेशन मैं डेवलप कर ही लूंगा अभी आपके सामने। तो जब इस सर्किट के बारे में वोल्टेज और करंट दोनों का इक्वेशन मेरे सामने होगा, तब फिर मैं आपसे क्या बातें करूंगा, फेज डिफरेंस बताइए, लीडिंग लैगिंग बताइए, फेजर डायग्राम बनाइए, पावर फैक्टर बताइए, ऐसी बातें मैं आपसे करूंगा। क्या प्लान समझ में आया है। ये डिस्कशन का प्लान होने वाला है। फिर सुन लें, सर्किट में दो मेंबर होते हैं, वोल्टेज एंड करंट। किसी एक की इक्वेशन अज्यूम करेंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग करके नियम कायदे लगा करके दूसरा मेंबर डेवलप करेंगे। या तो वी अज्यूम करेंगे तो करंट डेवलप करेंगे, या करंट अज्यूम करेंगे तो वोल्टेज डेवलप करेंगे। चलो वी अज्यूम कर लूंगा तो करंट डेवलप कर लिया। तो वी और आई जब दोनों की इक्वेशन मेरे सामने आएगी, आते मैं क्या बोलूंगा आपसे, हाँ भैया दोनों इक्वेशन आ गई, जरा फेयर डायग्राम बना दो। क्या मैंने फेयर डायग्राम बनाना सिखाया आप लोगों को। तो सब बातें मैं करूंगा, ये अपना प्लान है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके कुछ अज्यूम करना है तो लेट, क्या लेट, v बराबर
वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखा, मैंने सप्लाई वोल्टेज अज्यूम कर लिया, ये हो गया। और अब मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे करंट लाना है? यस, करंट लाना है। तो आ जाओ, बुलाओ केवीएल को। केवीएल वी माइनस आई आर बराबर 0। केवीएल ने मुझे सिखाया था, केवीएल ने, कि तेरे पूरे लूप में सारे वोल्टेज का जोड़ कितना होगा? 0 होगा। देखो मैंने छाप दिया। वो देखा मेरी चालाकी, देखिए आप लोगों ने। मैं तुम्हें जब वहां केवीएल लगवा था, मैं बहुत ध्यान रखता था कि प्लस लिखूं माइनस, याद है मैं पढ़ाता रहता था, प्लस से माइनस जा रहे हैं। मैंने यहाँ कुछ सोचा नहीं और तुरंत क्या चेप दिया मैंने यहाँ पे, वी माइनस आई आर। कोई बच्चा आर्ग्यू कर सकता है मेरे से, बोले यार तुमने सोचा नहीं, यार प्लस माइनस चेप दिया आपने। हाँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लूप में क्या बहुत सारे मेंबर है कि 2 ही मेंबर है, 2 ही मेंबर, और 2 लोगों का जोड़ अगर 0 आना तय है, तो फिर एक ने प्लस होना तय है और एक ने माइनस होना तय है। दोनों प्लस होंगे तो जोड़ कहां से 0 आएगा बे? और दोनों माइनस होंगे तो जोड़ 0 आएगा कि? कदापि नहीं। तो दिमाग ही नहीं लगाना मेरे को, 2 ही लोगों का जोड़, अगर एक 10 है दूसरे को माइनस होना पड़ेगा, होगा कि होकर ही रहेगा। इसलिए मैंने कतई नहीं सोचा। आपके पास दूसरी जो सिर्फ इतना है कि आप इसको माइनस भी लिख लो तो इसको प्लस आई आर लिख लो, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। 2 लोगों का जोड़ 0 होने के लिए एक ने प्लस होना ही पड़ेगा और एक ने माइनस होना ही पड़ेगा। तो ऐसा मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया। पढ़ो आगे, कि आई बराबर वी बाई आर। यस, वी की वैल्यू कितनी तुम्हारी? वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। और ये हो गया। आगे बढ़ो जवान, वी नॉट बाई आर, और ये क्या हो गया? साइन ओमेगा टी। लिख दिया मैंने, और लिख दिया तो लिख दिया। आई बराबर वी नॉट बाई आर। वी बाई आर इज अ करंट, but what type of voltage is ordinary voltage or peak voltage? So peak voltage corresponding current also should be peak current। क्या मैं कह दूं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी? और देखा क्या मजाक मजाक में करंट डेवलप हो ही गया। यस, मैं उधर वोल्टेज का इक्वेशन अज्यूम करके आगे बढ़ा, तुम्हारे नियम कायदे लगाए मैंने, नियम कायदे लगाए, करंट मेरे हाथ में आ गया। यह रहा वोल्टेज और यह रहा करंट। यस, ये रहा इस सर्किट का वोल्टेज, ये रहा इस सर्किट का करंट। बोलिए, लीडिंग लैगिंग कि हम साथ साथ है? तो अगर हम साथ साथ है, बोलो फेजर डायग्राम दोगे? बोलो बे। हाँ, क्या दोनों एक ही तरफ रहेंगे? यस। फेज डायग्राम बन गया है। यस, क्या फेज डिफरेंस दोगे क्या यार? जल्दी बोलो, मैं गलत लिख रहा हूँ? फेज डिफरेंस 0, क्योंकि हम साथ साथ है, फिर काहे का डिफरेंस? हम तो साथ साथ हैं, फिर काहे का डिफरेंस? फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। तो क्या मैं पावर फैक्टर ले लूं आपसे? कोस फाइव क्या 1? इज इट मैक्स? इज इट मैक्स? तुमने बोला ना 1 से ऊपर कहां जाओगे बे? ये था प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में। देखा कितना आसान है? आसान ही, बहुत ही आसान है। मैंने कल ही बोला था आपको, मैं फिर बोलता हूँ, पूरे फिजिक्स सबसे आसान चैप्टर एकदम आसान। बहुत। ये था किसके बारे में? प्योर आर के बारे में। ठीक है, पानी पी लो थोड़ा सा। आंखें तो ऐसे हैं भर रही हैं। ठीक लग रहा है भाई? एकदम ऐसा नींद में भाई ना, मैं देख रहा हूँ। ठीक है सब, चल कोई बात नहीं, कोई बात। मैथ्स वाला लगता है काफी अच्छा खाना खिला रहा है आजकल आपको। बोले दवाई खा के आ जाओ, बोले कि क्लास में सोना ही जाके, क्लास में जाके सोना ही है। ठीक है, एकदम दबा के नहीं, पूरा पैसा वसूला। किसका? क्या है? आलू देता है? क्या चाहिए आपको? वो लिट्टी चोखा चाहिए? लिट्टी चोखा कोई होता है ना उधर बिहार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चला, प्योर एल। तो मैंने प्योर रेसिस्टिव सर्किट का एनालिसिस आपको बता दिया है, ये इतना ही आसान था जो मैंने आपको बताया है। अब हम करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्योर एल के बारे में करने जा रहे हैं। और वो तो बहुत आसान था, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला, बड़ा आसान है, फिर भी सब आसान। प्योर एल, ये लो। देखो ना, अगर मैं बोल रहा हूँ पूरा नाम क्या होगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या नाम रहेगा? प्योर इंडक्टिव। शॉर्ट में प्योर एल लिख दिया ना। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि प्योर एल सर्किट का सब मीनिंग क्या हो गया? मेरे सर्किट में सी कतई नहीं है और मेरे सर्किट में आर भी कतई नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन है? एल है। तो पता है अपनी बुक्स में तो ये भी क्वेश्चन है, प्योर एल सर्किट प्रैक्टिकली पॉसिबल या इम्पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल या इम्पॉसिबल? याद है ना, ऐसा कोई तार नहीं। वो हम सबको आता है वो वाला, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली एल के अंदर भी तो आर रहेगा। और तुम सोचो ना, कनेक्शन वनेक्शन बनाओगे, तार वार तो इस्तेमाल करोगे ना भाई साहब, तो आर जीरो ला पाएंगे कि असंभव है? तो बच्चों, अगर कोई मुझे कहेगा कि यार प्योर आर सर्किट होता है कि नहीं होता, तो मैं बोलूंगा भाई नहीं होता है। तो बच्चा आर्ग्यू कर सकता है मेरे से, बोले होता है भी, पढ़ा क्यों रहा है? टाइम क्यों खराब कर रहा है हमारा? हाँ है कि नहीं?
कोई बच्चा बोलेगा, बोले टाइम क्यों खराब कर रहे हो हमारा, होता नहीं क्यों पढ़ा रहे हो बे? उसका कारण सुन लो बे। मुझे ये जानना है कि एल का इस सर्किट में क्या नियम कायदे इसके हैं, क्या इसके फॉर्मूलाज हैं, मतलब में इस सर्किट के अंदर एल का बिहेवियर क्या रहेगा, उसका स्टाइल क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेंगे, फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, वो सीखना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं प्योर एल प्रैक्टिकली होता नहीं, फिर मैं उसको एनालाइज करने जा रहा हूँ ताकि हम जान पाए कि इस सर्किट में एल का पैटर्न क्या रहेगा। आई तरीका आज भी वही है, लेट क्या लेट V बराबर V नॉट साइन वगैरह। या फिर मैंने वोल्टेज मान लिया है, यस मैं करंट डेवलप करने जा रहा हूँ, बुलाओ केवीएल को। केवीएल V माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0 लिख दिया मैंने, चलता है इतना। ये तुम्हारा वोल्टेज V था और एल का वोल्टेज अपन ईएमआई में पढ़ते दैट वाज एल डी आई बाई डी टी। और फिर मैं कहूंगा मैंने प्लस माइनस सोचना है कि कतई नहीं सोचा, दो मेंबर जोड़ जीरो, एक ने प्लस होना ही पड़ेगा और एक ने माइनस होना ही पड़ेगा, होगा कि होकर ही रहेगा। बहुत सुंदर। तो क्या मैं कह दूं डी आई बराबर हो गया V बाई एल इंटू डी टी। यार मेरे को तो करंट निकालना है, तो करंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल और डी टी। चलो चलो इंटीग्रेशन करते हैं भाई। V नॉट बाई एल है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। माइनस आता है कि नहीं आता? सही बता ना, गलती होगा तो मैं नहीं जानता, पक्का। चल आई बराबर माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। हाँ अल्टीमेटली मेरा टारगेट पूरा होता सा दिख रहा है ना, देखो ना मैंने वोल्टेज अज्यूम किया था ना, क्या मैंने नियम कायदे लगा के तुम्हारे करंट का इक्वेशन बना दिया? यस हाँ मैंने करंट का इक्वेशन बना दिया। अब जरा कुछ बात करनी मेरे को, साइड में उधर। हाँ मैंने कुछ बात करनी, सब लोग साइड में आ जाए जरा। देखो ना, अच्छा पता है थोड़ा सा और बोल देता हूँ मैं। देखो ना मेरे को करंट तो आ गया यार, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। कारण एक तो माइनस मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आगे माइनस था कि नहीं था? नहीं था। मेरे को खुरापात है यार, माइनस को भगाना है। दूसरा यार मेरा वोल्टेज साइन में था ना, अच्छा हो अगर ये भी साइन में आ जाए तो मुझे तुरंत दिखेगा ना कौन कितना आगे पीछे। ये कोस भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे दिमाग में दो बात चल रही है, एक तो माइनस भगाना है और दूसरा कोस को भी साइन में बदलना है। इसके लिए क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट लेना पड़ेगा? यस। तो बच्चे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ तो ये बनता है आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल, दिस विल बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ये बनता है। ट्रिग्नोमेट्री लगा के बनता है। और कैसे बनता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ, कुछ लोग मेरे को अजीब से देख रहे हैं। ये देखो आप, ये समझते हो भाई एएसटीसी? एएसटीसी यहाँ क्या है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक, कोस नहीं कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव एंड कोस एंड सेक पॉजिटिव, ये चलता है। अब सुनो भाई अच्छे से, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। देखो ना मैंने क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये किसके बराबर होता है, माइनस कोस ओमेगा टी के बराबर होता है, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। क्यों होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, सुनो ना। ये है, देखो ना मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या ये बचेगा? ये क्या हो गया, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। आओ, साइन माइनस थीटा कहाँ फंसेगा? क्या माइनस थीटा क्या इसमें फंसेगा ना? तो बोलो क्या माइनस बाहर आ जाएगा? यस, ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये हो गया। और हाँ माइनस अपनी जगह है, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्या ये कोस ओमेगा टी? तो बोलो क्या माइनस कोस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ? मैं लिख चुका हूँ। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तब जाके हो पाएगा। और मुझे पता है कहने के आप लोगों का हाथ तंग होता है इसमें, मुझे पता है। मैं आपको देसी बोलता हूँ ना, कुछ जरूरत ही नहीं है। इधर आ जाओ, ऐसे हो जाएगा। सुनो बे, जो आपको अदर से बोलता हूँ ना, सुने प्लीज। ओ ओमेगा टी, अगर बच्चे इसमें माइनस नहीं होता, प्योरली होता, तो बोलो कोस उससे 90 आगे होता ना, कोस उससे 90 आगे, तो माइनस की वजह से क्या 180 पीछे है? शब्द पकड़े मेरे, माइनस नहीं है। बोलिए कोस साइन से 90 आगे होता। मैं तो लीडिंग लाइन नहीं बोल रहा, बहुत देसी आगे पीछे बोल रहा हूँ। बोलिए कोस होता तो ये उससे 90 आगे होता, तो माइनस के चक्कर में ये उससे 180 पीछे है। तो जरा देखना, ये उससे 90 आगे है और 180 पीछे है। क्या ओवरऑल 90 पीछे है? उससे ओवरऑल 90 पीछे है। कुछ चमका, तसल्ली से देख लो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो मैं चाहूंगा आप इस तरह जाओ। और ये टेक्निकल है, ये कोई तुकबाजी नहीं जो मैंने बोला है। अब देखो ना, कोस, कोस आप मानते हो 90 आगे होता है, और ये माइनस के चक्कर में क्या 180, तो ये उससे 90 तो आगे है लेकिन 180 पीछे है। तो क्या ओवरऑल 90 पीछे है? तो वो ओमेगा टी था बच्चे, तो ये क्या होगा ओमेगा टी माइनस 90। तो यूं समझो ना,
इसे मान लो मुझे इसको 100 रुपए लौटाने हैं, मैं इसको उदाहरण लिया था, 100 रुपए लौटाने हैं और मुझे इससे 200 रुपए भी लेने हैं। आप समझो, मैं हिसाब बताता हूँ आपको। मुझे इसको 100 रुपए लौटाने हैं और मुझे इससे 200 रुपए भी लेने हैं। तो बताओ, क्या मुझे ओवरऑल इससे 100 रुपए लेने हैं ना? अब ऐसा थोड़ी होगा पहले मैं इसको 100 रुपए दूंगा, फिर ये 100 मिला के मुझे 200 देगा। क्या टाइम पास हो रहा है अभी तक? हिसाब कैसे होगा? मैं बताऊं ना, जब हम मिलेंगे तो हिसाब कैसे करेंगे? ये तेरा 100 निकलता, मेरा 200 निकलता, 100 बोला, हिसाब बना। होता है कि नहीं? ये थोड़ी होगा तेरा 100 निकलता है, पहले तू ये 100 रुपए ले, फिर ये 200 रुपए मैंने बोले, अब आप ये 200 रुपए लो। क्या टाइम पास कर रहे इधर? ऐसे हिसाब होता है क्या? ओवरऑल हिसाब होगा ना, वही मामला है। ये उससे 90 आगे था और 180 पीछे था, तो ओवरऑल 90 पीछे था, ऐसा कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी आसान है, ये भी आसान है। चलिए, ये हो गया। अब जरा आ जाओ, कुछ बात करनी मुझे। ये हटा दो, मैं वाला। और सुनो सुनो सुनो, मुझे कुछ बातें करनी है, कुछ नई चीजें यहाँ सामने आने वाली है, मैं उसके लिए रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ। सुने अच्छे से बच्चों। अपने सर्किट में 3 मेंबर होते हैं, आरएलसी, है ना? और ये सब लोग आके क्या करते हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सब आकर के सर्किट में प्रॉब्लम या अपोजिशन क्रिएट करते हैं, सर्किट में विरोध क्रिएट करते हैं ये। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसका नाम होगा रजिस्टेंस। आर की वजह से जो अपोजिशन होगा उसका नाम क्या होगा? रजिस्टेंस। लेकिन एल और सी का जो प्रॉब्लम होगा उसका नाम होगा रिएक्टेंस। क्या नाम होगा उसका? रिएक्टेंस। सब आपके नोट्स में सिस्टमेटिक आ जाएगा, लिखते टाइम आपको पेट में दर्द ना हो इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। फिर सुन लीजिए, आरएलसी सब लोग आगे क्या करते हैं कि हमें परेशान करते हैं। क्या ये सब लोग आगे हमारे लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, ओपोजिशन क्रिएट करते हैं। मगर मगर आर के प्रॉब्लम का नाम क्या रहेगा? आर। लेकिन एल या सी ने प्रॉब्लम दिया तो उसका नाम रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उसका नाम रहेगा रिएक्टेंस। उसका सिंबल रहेगा एक्स। क्या रहेगा उसका सिंबल? एक्स रहेगा। हाँ, एल ने दिया तो एक्सएल और सी ने दिया तो एक्ससी हो जाएगा। एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी। सब नोट्स में आ जाएगा, सिस्टमेटिक आ जाएगा, चिंता नहीं करना। ओके, एक बात। दूसरी बात, आर ने जो प्रॉब्लम दिया उसकी वैल्यू तो खुद आर ही रहेगी, तो आर तो खुद ही प्रॉब्लम है, इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम। इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम। तो एक्स एल या सी ने दिया तो उसका नाम एक्सएल या एक्ससी होगा, रिएक्टेंस का नाम हो जाएगा। और हाँ, सर्किट का जो ओवरऑल प्रॉब्लम होता है, नेट प्रॉब्लम, उसका नाम हो जाएगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस उसको जेड से शो किया जाएगा। फिर सुन ले, आर का प्रॉब्लम रेजिस्टेंस, एल या सी का प्रॉब्लम रिएक्टेंस। द टोटल प्रॉब्लम ऑफ सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, यानी कि जेड रहेगा। और ये सब क्या है? प्रॉब्लम है। तुम्हें याद है आज के पहले प्रॉब्लम के नाम पे मैं बस रेजिस्टेंस जानता था, मैंने आपसे कभी भी इम्पीडेंस या रिएक्टेंस शब्द इस्तेमाल नहीं किया आज तक, नहीं किया ना? पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे और अच्छा बोलना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारे डीसी सर्किट में एकमात्र प्रॉब्लम वाज रेजिस्टेंस। या एक प्रॉब्लम की तीन तीन प्रॉब्लम, तीन तीन, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, तीन तरह, तीन है तो प्रॉब्लम ना? है तो प्रॉब्लम, तो बोलो बोलो इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम। और एक्सेल भी तो प्रॉब्लम है, तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा? ओम। मुझे पता है एल का यूनिट हेनरी होता है, मुझे पता है एल का यूनिट हेनरी होता है, लेकिन सुनो बे, कल से बायो का मॉड्यूल नंबर 4 लेकर के आए। रमेश चंद महावर सर प्लांट डाइवर्सिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, वो डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनो 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 सुनो। तो क्या रहा कि जितने भी प्रॉब्लम है बच्चों, उनका यूनिट क्या रहेगा? ओम। देखो, आर का यूनिट क्या रहेगा? ओम। एक्सेल भी तो प्रॉब्लम है ना, उसका यूनिट भी क्या रहेगा? ओम। क्या एक्सी भी प्रॉब्लम है ना? ओम। और क्या इंपिडेंस भी प्रॉब्लम है ना? ओम। सबका यूनिट क्या रहेगा? ओम। सबका मालिक एक, सुना होगा आप लोगों ने, सबका मालिक एक। जितना भी प्रॉब्लम है सबका यूनिट क्या रहेगा? ओम। मुझे पता है एल का यूनिट हेनरी होता है, एल एल हेनरी। लेकिन एल का प्रॉब्लम एल नहीं था, एल का प्रॉब्लम कौन है? एक्सेल। तो एल का यूनिट हेनरी ही होता है, मगर एक्सेल का यूनिट हेनरी नहीं होगा। एक्सेल का यूनिट क्या होगा? ओम। मुझे पता है सी का यूनिट फेरेड होता है, फेरेड। कहीं सी का प्रॉब्लम सी नहीं है भाई साहब, क्या वो एक्सी है? और प्रॉब्लम का यूनिट क्या होगा? ओम। सुन लिया सब लोगों ने, सबका मालिक एक, ओम रहेगा। एक बात। दूसरी बात और सुने, देखो ना, तुम लोग हमेशा करंट वहां क्या बोलते थे मेरे को? वी बाय आर बोलते थे, याद है ना? डीसी में वोल्टेज। अब आज के बाद ये बंद करते हैं ना, ज्यादा अच्छा बोलते हैं, करंट इज वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम, वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम देगा उसके साथ करंट आ जाएगा। मैं बोलता हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम आर ने दिया तो ऑफकोर्स वी बाय आर हो जाएगा, एल ने दिया तो करंट विल बी वी बाय एक्सएल, सी ने दिया तो वी बाय एक्ससी, और टोटल जेड हुआ तो वी बाय जेड हो जाएगा। और आप शायद समझ गए होंगे, वही बात है, लेकिन थोड़ा बड़ा कैनवास से बात कर रहे हैं। पहले मेरे को प्रॉब्लम के नाम पे आर के अलावा कुछ दिखता नहीं था, पहले मेरे को प्रॉब्लम के नाम पे आर ही आ रहा था ना, मेरे को एक्सेल एक्ससी का कोई नॉलेज नहीं था, डीसी में ऐसी बात ही नहीं करते थे। तो मेक श्योर आई बराबर वी बाय आर आपने याद किया हुआ है, लेकिन ज्यादा अच्छा याद करें, करंट इज वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम। जो कंपोनेंट प्रॉब्लम ऑफर करेगा वो प्रॉब्लम चिपका के हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और सुनिए,
V बराबर आई आर अटके फिरते थे वहां पे, याद है? वोल्टेज बराबर आई इंटू आर। बंद करो ना, क्या बोलते हैं? वोल्टेज बराबर करंट इंटू प्रॉब्लम। अगर मुझे आर का वोल्टेज लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर का प्रॉब्लम। एल का वोल्टेज लिखना होगा तो आई इंटू एल का प्रॉब्लम, एल या एक्सएल। सी का वोल्टेज लिखना हो तो आई इंटू एक्स सी, और नेट वोल्टेज लिखना हो तो आई इंटू जेड हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? ये सब आपके नोट्स में आ जाएगा अपने आप ही। तो मैंने थोड़ा सा आपको रेफरेंस आइडिया दे दिया, हो गया? यस, आओ देखते हैं क्या हो रहा है। यस, हाँ, मैं आपको वोल्टेज पकड़ के करंट तक लाया ना, करंट तक आ गया, लेकिन आपने नोटिस किया क्या? यहाँ भी तो करंट ही होना चाहिए था ना। ये करंट की इक्वेशन है ना, तो यहाँ भी तो क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए ना। ये ना करंट क्या लिखा है? क्या वोल्टेज अपॉन समथिंग? voltage upon something is making current, then definitely there something must be problem. That something must be problem, and this problem is being offered by L. So there is L या XL. तो मुझे आज लिखना पड़ेगा I बराबर, क्या मैं कह दूं, V नॉट बाय XL और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो क्या मैं कह दूं वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम, क्या मैं I नॉट लिख दूं तो इसको? यस, देखो ना, मैंने अल्टीमेटली करंट का इक्वेशन ला दिया, वोल्टेज से शुरू किया था, करंट का इक्वेशन आ गया। अब मुझे आपसे वही बातें करनी है, लीडिंग, लैगिंग, फेज डिफरेंस। हाँ, वो बातें मैं जरूर करूंगा, लेकिन लेकिन उसके पहले आज एक नया मेंबर हमें मिला, हमें उसके बारे में बात करेंगे। कौन नया मेंबर? एक्सेल। तो एक्सेल की पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपको देता हूँ। यस, कौन है एक्सेल? रिएक्टेंस, रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ हाँ, एल, इसका प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा बेटे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, एक्सेल की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। एक्सेल, आओ, कौन है एक्सेल? किसको छापा एक्सेल आपने? क्या ओमेगा एल को? देखो देखो, तुमने किसको एक्सेल छापा है? ओमेगा एल को। तो आज के बाद एक्सेल का फॉर्मूला तैयार है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। दूसरा यूनिट, सबका मालिक एक, ये रहेगा थर्ड। क्या आप देख रहे हैं एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चल रहा है? क्या डायरेक्ट चल रहा है? एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चल रहा है? क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन? अरे देखो देखो, चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसका अलग क्या हो गया? क्या मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी जीरो पर एक्सेल जीरो रहेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ना, क्या एक्सेल भी बढ़ना? फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाना, क्या एक्सेल भी इनफाइनाइट हो जाना? मैं समझ गया बेसिक मैथ से मेरे पास कि जैसे, क्या मैं इंस्ट्रूमेंट दे दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सेल लगातार बढ़ता है। यस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सेल लगातार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली, पैराबोलिकली या लीनियरली? ग्राफ पूछ लो आप मेरे से, ग्राफ छाप देता हूँ। ये देखो, एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, क्या ये हो जाएगा? यस। ये किसकी जानकारी इकट्ठा कर ली मैंने? एक्सेल की सारी जानकारी आ गई। और सुने, मैं आपसे कह रहा था कि मुझे एक्सेल की जानकारी देनी है। एक्सेल का फॉर्मूला, यूनिट सब आ गया आप लोगों के पास? यस। छोटी सी बात कर लेते हैं वापस से। इधर देखो, ये रहा वोल्टेज और ये रहा तुम्हारा करंट। यस, ये रहा इस सर्किट का वोल्टेज, ये रहा इसका करंट। बोलिए, लीडिंग लगेंगी, हम साथ साथ है। हम क्यों गए? बहुत जल्दी में हो गए, हम साथ साथ है। लीडिंग लगेंगे, हम साथ है, लीडिंग लगेंगे। वोल्टेज बोलिए क्या कर रहा है, लीड या लेग? वोल्टेज लीड कर रहा है, कितना? क्या 90? तो अब मैं बात करना चाहूंगा, क्या मैं कह दूं वोल्टेज इज लीडिंग? मुझे क्या, वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाय टू। मैं कह चुका हूं वोल्टेज लीडिंग बाय पाई बाय टू। क्या मुझे फेज डिफरेंस बता सकते हैं आप? पाई बाय टू। क्या मुझे फेजर डायग्राम दे सकते हैं क्या? यस, फेजर डायग्राम नालायकों, आई नॉट, वोल्टेज लीड कर रहा है, बोला है आपने। आपने बोला है वोल्टेज लीड कर रहा है, क्या फेजर डायग्राम तैयार है? यस। क्या मुझे पावर फैक्टर दे देंगे? पी एफ कोस फाइव, अप्रोक्स जीरो या पूरा जीरो? कोस 90 परफेक्ट जीरो, पावर फैक्टर कितना हो गया? जीरो हो गया। बहुत सुंदर। लिख लें, सब लिख दें। ओमेगा टी प्लस, इसको अंदर लाएंगे तो हाँ कर, हाँ, प्लस पाई नहीं करते हैं एक्चुअली, सारा जो डिफरेंस चलेगा ना। एक मिनट रुको, साइन में भी तो कन्वर्ट करना है ना अपने को। कोस में करना है तो प्लस पाई करना पड़ेगा। एक मिनट, एस टी सी, प्लस पाई ए एस टी, हाँ प्लस पाई करना पड़ेगा। बोलिए। हाँ हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, ऐसा बोलूंगा। लिख दिया सबने? बिल्कुल, मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। बोलूं बच्चे में, बोलूं? हाँ जी, पावर फैक्टर कितना है तुम्हारा? जीरो आया है। इधर आओ, मैं
एक दो लेक्चर के बाद आपको पढ़ाऊंगा एसी सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी वीआरएमएस, आईआरएमएस और कॉस फाई। यस, यस यू। आपके सर्किट का पावर फैक्टर कितना है? 0। यानी इस सर्किट में पावर कंजम्पशन होगा कि कतई नहीं होगा? कतई नहीं होगा। इसका मतलब मैं समझ गया कि इस सर्किट में पावर डिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब इस सर्किट में जो जो सदस्य बैठे हुए हैं वो लोग वोल्टेज नहीं खाते हैं। कौन लोग हैं इसमें? सब लोग, या एल? मंत्र बन गया आज के बाद, रट सकते हैं। एल पावर नहीं खाता है, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं एल पावर नहीं खाता है। और नहीं मतलब नहीं है, ऐसा समझना। कुछ पॉइंट 1 तो पॉइंट 2 तो ले लेगा, नहीं बोले तो नहीं। रट लो, एल पावर नहीं खाता है। तो लिखो अंग्रेजी में, क्या लिखो अंग्रेजी में? लिखो एल एल डज नॉट डिसिपेट पावर। एल डज नॉट डिसिपेट पावर। एल पावर नहीं खाता। लिख दिया सब लोगों ने? और सुने, और सुने। मैंने अभी प्योर एल पढ़ा ना आपको, बच्चे भी मैं थोड़ी देर में प्योर सी पढ़ाऊंगा आपको, और आप पाएंगे प्योर सी का भी कोर्स का एग्जाम 0 आने वाला है। यस, अभी अभी दिखा दूंगा। प्योर सी का भी कोर्स बाय ठीक 0 आएगा। अरे वो भी ठीक 0 आएगा, तो फिर मैं वहां भी लिखा दूंगा सी पावर नहीं खाता है। तो यार एल पावर नहीं खाता है, सी पावर नहीं खाता, तो सारी पावर किसके नाम? क्या सारी पावर तेरे नाम? यस, सारी पावर आर के नाम। नेक्स्ट, और ऐसा होना भी चाहिए, मैं बोला नहीं पहले। इसका पावर फैक्टर क्या है? कमजोर की मैक्स। तो आज के बाद रट सकते हैं, एक नियम बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया। सर्किट में 3 सदस्य हो सकते हैं, आर एल सी। रट सकते हो, बिना सोचे समझे बोल सकते हो। एल पावर नहीं खाता है, सी भी पावर नहीं खाता है। सर्किट में जो भी पावर कंजम्पशन, जो भी डिसिपेशन होता है, दैट टोटली अकर्स एट द रेजिस्टेंस ओनली। सारी पावर किसके नाम? तेरे नाम। तो उधर जाके लिखो बे। हाँ, प्योर एल के ठीक पीछे लिखो। प्योर एल के ठीक पीछे था ना, जहाँ पावर फैक्टर मैक्सिमम था। मैंने वहां जानबूझ के लिखा नहीं था, मुझे एक्सप्लेन करने के बाद लिखाना था। हाँ, वहां लिखो कि टोटल पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट आर ओनली। अंग्रेजी में लिखो टोटल पावर डिसिपेट्स एट आर ओनली। और देसी में याद कर लो, सारी पावर तेरे नाम। चलिए वापस बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने प्योर एल का एनालिसिस आपको बता दिया, और इस एनालिसिस को सीखने के बाद मेरे को क्या क्या पता लगा। मैं कह रहा था ना, मुझे एल का हिसाब किताब जानना है। प्योर एल प्रैक्टिकली संभव है कि असंभव है? तो कोई पूछेगा मेरे को, बोले पढ़ा क्यों रहा है बे? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे जानना था कि प्योर एल का एसी सर्किट में हिसाब क्या चलता है। मैंने जाना, इसके माध्यम से मैंने जाना कि एल का अपोजिशन एल नहीं होता है, क्या होता है? एक्सएल। मैंने जाना कि एल के मामले में वोल्टेज 90 लीड करता है। मैंने जाना कि एल के मामले में पावर कंजम्पशन नहीं होता है। मैंने जाना एल का पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है। ये सारी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। एल का एनालिसिस करके मैं सारी जानकारी मेरे को सीखने को मिला है, इसीलिए हमने एल का एनालिसिस किया था। समझ में आ गया सबको? चलिए, इसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल खूब करने पड़ेंगे आपको। 3 चीजों का कनेक्शन है। कौन कौन सी 3 चीजें? एक्सएल, फ्रीक्वेंसी और एल। फ्रीक्वेंसी एफ या ओमेगा कुछ भी हो सकती है ना। यस, एक्सएल है, एल है और फ्रीक्वेंसी या ओमेगा है। हम 3 में से 2 डेटा पकड़ा देंगे, कोई भी 2 डेटा पकड़, तीसरा ला। फॉर एग्जाम्पल, एफ इतना है, एल इतना है, एक्सएल लाइए। उल्टा सवाल, एक्सएल इतना है, एल इतना है, एफ लाइए। एक्सएल और एफ दे देंगे, एल बता दो, या एल और एक्सएल दे देंगे, एफ बता दो। 3 में से कोई 2 फिगर दे देंगे, तीसरा आपको पकड़ना है। क्या आप कर पाएंगे? और फ्रीक्वेंसी एफ और ओमेगा का फर्क पता है क्या सब लोगों को? मैं कई बार बोल चुका हूँ, नाम के चक्कर में मत पड़ना। रेडियन पर सेकंड है तो वो ओमेगा है, हर्ट्ज है तो वो एफ रहेगा, एफ रहेगा, ऐसे बोल के जाना है। ठीक है ना? जैसे कि एक छोटा सा सवाल लिखे, कष्ट होगा तब भी करना है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एल बराबर 1 हेनरी है। मैंने आपसे कहा एक्सेल लाइए। हाँ जी, पेन चलाइए जरा। मैंने कहा एक्सेल लाइए। बच्चे क्या करेंगे? एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल ऑपरेट करेंगे। 2 पाई को 3.14 लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी को 50, एल को 1 लिख दिया है। देखो कितना आ रहा है, 314 ओम आ रहा है ये। बिल्कुल, कष्ट होगा तब भी बनाए। ये गुणा भाग कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे कुछ मैसेज आपको देना है। अब मैं बोलूंगा 2 सवाल कराएंगे, मुझे एक कंक्लूजन आपको देना है, इसलिए करवा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार आंसर लिख लो ना फटाफट से। आ रहा है क्या सबका? कुछ भी नहीं है। 2 पाई एफ एल, पाई की वैल्यू डाल दी, हो गया। कितना आंसर आ गया? 314 हेनरी या ओम? यस, एल तो हेनरी में होता है, लेकिन एक्सेल तो ओम में रहेगा। एल इज नॉट प्रॉब्लम, एल इज अ कंपोनेंट विच इज ऑफरिंग प्रॉब्लम। एल इज अ कंपोनेंट विच इज ऑफरिंग प्रॉब्लम, द बट वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम इज एक्सेल, सो यूनिट ऑफ एक्सेल इज ओम। और आओ, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एल है मान लीजिए 3.5
हेनरी, फिर मैंने कहा एक्सेल लाइए, एक्सेल 2 पाई एफ एल कर रहे होंगे आप लोग, चलो 2 पाई को लिख दिया 22/7, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया 50 और एल को लिख दिया 3.5। अब सब तसली सोल्व करें, आपको आ रहा है 1100 ओम। आई थिंक 7 से 3.5 उड़ जाएगा। 7 का टेबल आता है ना सबको, ये बना लो, 7, 14, 21, 28, 35, 42 हो जाएगा। 7, 14 से बना लो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। हम्म, कितना आ रहा है भाई? 1100 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर आ रहा है 1100। हाँ आ रहा है ना बट, नहीं नहीं नहीं, आ रहा है ना 1100। अबे सुनो, अबे इधर आओ, ये उड़ गया 0.5, है ना, ये हो गया 100 और ये हो गया 11, 1100 हो गया ना। यस। अब सुने, ये सवाल मैंने किस इंटेंशन से लिया वो सुनिए। मुझे गुणा भाग नहीं कराने थे, इसमें मैंने कुछ चालाकी की है जो आपको नोटिस होनी चाहिए। जब मैं पाई के वैल्यू लेने लगा तो एक सवाल में पाई के वैल्यू मैंने कितना लगाया? 3.14, और उसमें क्या लगाया? 22/7 लगाया। कारण है उसका, उसका कारण है, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ 22/7 लिखता तो मेरे मेरे को लगता है टाइम ज्यादा लगता है सोल्व करने में, और उसके बाद आंसर भी एग्जैक्ट 314 नहीं आता, 314 पॉइंट समथिंग आता। सुन रहे हैं मेरी बात? यस, आंसर 314 नहीं आता। आंसर करके देख लेना घर पे, 314 पॉइंट समथिंग समथिंग। 314 में मामला खत्म नहीं होगा, पॉइंट्स के बाद जाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको इन उलझनों से बचना है तो आपको इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर पाई वैल्यू क्या रखने में फायदा है। 3.14 होगा एकदम चकाचक। क्या आसानी से 314 आ गया? कष्ट भी कम हुआ और पॉइंट्स वॉइंट्स पर नहीं जाना पड़ा कि एकदम बढ़िया से 314 आ गया। यस। और सुनिए, यहाँ मैंने क्या रखा? 22/7। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ 3.14 रखता तो मेरी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, और कैलकुलेशन मुश्किल ही ना हो जाती बल्कि सोल्व करके देख लेना, 1100 एग्जैक्ट नहीं आता, 1100 पॉइंट समथिंग आएगा। सुन लिया आप लोगों ने? तो अगर समझदारी से काम करना है तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 22/7। तो कहीं ना कहीं से इशारा आया होगा कि मुझे 22/7 पता लगा। इशारे समझते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं से इशारा आया होगा, तभी तो मुझे समझ में आया कि 22/7 लेना है। मुझे किसी ने कैसे बताया कि 22/7 लेना है? कहीं से इशारा आया होगा। क्या आप लोग इशारे समझते हैं? इशारे समझना जरूरी है, बाद में पछताओगे मैं समझा नहीं सामने वाला क्या चाह रहा था। नहीं नहीं, अरे समझना जरूरी है, समझा कि नहीं? हर बात ऐसा डिटेल में थोड़ी बताया जाती, कुछ बातें बस तो इशारे समझना। हालांकि को सुनो बे, अगर ये 7 के मल्टीपल में आ जाए तो आपको 22/7 रखना चाहिए। इशारा क्या है? ये जो फिगर, अगर ये 7 के 7 का टेबल आता है ना, 7, 14, 21, 28, 35, 42, पता है ना सबको? यस। तो अगर ये 7 के मल्टीपल में दिया तो आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि भाई साहब 7 से उड़ाने में अच्छा रहेगा, तो वहां क्या लेना? 22/7 लेना है। सुन लिया सबने? ये सब बातें भी आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे तो आपको पता लगेगा ये बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी और उलझ के रह जाएंगे। और अगर आप इन छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे ना, तब आपका एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर आने वाला है। यस, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू 3.14 रखूं कि 22/7 रखूं, वो डेटा से फील होगा कि यार क्या करना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? और सुने, आओ। फ्रीक्वेंसी है मान लो बच्चे 50 हर्ट्ज, और ये लो एल है मान लो 1/पाई हेनरी। तो मैंने कहा एक्सेल लाइए, एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल ना, 2 पाई एफ कितना 50 और एल को कितना रख दिया? 1/पाई। इज इट सोम? इस बार पाई को पाई रखा मैंने, क्या कुछ इशारा आया था? वो इशारे समझो। हाँ बाबू, समझो इशारे। यस बाबू, समझो इशारे, मंजिल पुकारे। हाँ समझे कि नहीं? तो आप देखो ना, मैंने जैसे एल की वैल्यू देखी 1/पाई, तो फिर अब मैंने पाई की वैल्यू डालने, मैंने 3.14 भी नहीं डाला, मैं 22/7 भी नहीं डाला, मेरे को लगा पाई से पाई उड़ा देंगे ना यार। तो ये सब समझदारियां आपको रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात सबको? ये वाकई में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैंने इस बात को डिस्कस किया आपके साथ। चलिए, तो बच्चों ने प्योर एल के बारे में पढ़ लिया है, अब शुरू कर रहे हैं प्योर सी। प्योर सी।
प्योर सी का मतलब क्या हो गया, हम ऐसा सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, उसमें एल बिल्कुल भी नहीं है और उसमें आर भी कतई नहीं है। प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क, फुल फॉर्म क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट ऑफ कोर्स। ये हो गया, हिसाब करने जा रहे हैं। क्या बोलते हो, संभव की असंभव? ऐसा कोई तार नहीं, असंभव है। और आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ कारण। डीसी में कैपेसिटर का बिहेवियर में पढ़ के आया, एसी में कैपेसिटर के फॉर्मूला क्या रहेंगे, नियम कायदे क्या रहेंगे, वो जानना जरूरी है। तो वो जानने के लिए हम अकेले सी को लेकर के एनालाइज कर रहे हैं, और आज भी स्ट्रेटेजी वही है। लेट, फिर से लेट, V बराबर V नॉट या साइन ओमेगा टी। वोल्टेज मान लिया, करंट पकड़ने जा रहे हैं, बुलाओ केवीएल को। V माइनस क्यू बाई सी बराबर 0। तो देखो ना, यहाँ से क्या आ गया, Q बराबर सी भी आ जाएगा यहाँ से, और Q बराबर सी भी आने के बाद Q बराबर सी वी, देखो ना, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने डाल दिया। Q यार ये तो चार्ज आ गया, मेरे को क्या लाना था, करंट। क्या करें, डिफरेंशिएशन। चार से करंट बनाना तो आता ना अपने को। चलो इसको डिफरेंशिएट कर दें, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। चलो सी वी नॉट डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी मैंने लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वी नॉट ऊपर रखता हूँ, नीचे आ गया 1 अपॉन ओमेगा सी और देखो ना साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यस, देखो ना कुछ खास कर गया हूं मैं इसमें जो आपको नोटिस होना चाहिए। देखो ना, ये आया था ना, मैंने ऊपर किसको रखा, वोल्टेज को, बाकी सबको जानबूझ के नीचे भेजा है। कुछ बात करनी मुझे आपसे, ऊपर क्या था, सी वी नोट सब ऊपर ही था ना, मैंने वोल्टेज को ऊपर रखा, बाकी को जानबूझ के मैंने नीचे भेजा है। क्यों भेजा अभी बोलूंगा मैं। हो गया। और हाँ, ये साइन कोस था ना, क्या मैं इसको साइन में बदल सकता हूँ? मैं ट्रिग्नोमेट्री से बदल सकता हूँ, लेकिन आप देसी में चल लो, आपको देसी थोड़ा इजी रहेगा। यस, क्या कोस साइन से 90 आगे होता है? तो वो था ओमेगा टी, तो उससे 90 ज्यादा, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और आप उधर से जाएंगे तो भी आ जाएगा, एएसटी से ना, उससे भी आएगा। बोलो में आगे, ये आ गया। और ये आ गया, कुछ पहचाना कि ये आई बराबर, यस, वोल्टेज, यहाँ करंट की जगह क्या लिखा, वोल्टेज अपॉन समथिंग, वोल्टेज अपॉन समथिंग, एंड दैट समथिंग शुड बी प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज बीइंग ऑफर्ड बाय सी, सो दैट इज सी या एक्ससी। दिस इज एक्ससी, दिस इज एक्ससी एंड दिस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। हाँ मैं एक्ससी ही बोल रहा हूँ, और आपके दिमाग में सब चल रहा है, अरे बदमाश। मैं आपको एक्ससी ही पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्ससी ही पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्ससी ही बोल रहा हूँ, मैं एक्ससी ही लिख रहा हूँ, और मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ जो आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, मैं एक्ससी ही पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्ससी ही बोल रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज एक्ससी, सो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या प्लस पाई बाई टू। यस, अल्टीमेटली करंट का इक्वेशन आ ही गया है। तो वही बात है ना, वोल्टेज शुरू किया और घिसते घिसते का करंट के इक्वेशन पे मैं आ गया हूँ। यस, अब क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों मेरे पास है, तो मुझे बातें करनी वो कि कौन लीडिंग लेगिंग फेड है, वो सब मैं जरूर करूंगा। लेकिन आज एक नया मेंबर हमारे पास है, पहले उसकी बात करेंगे। कौन है नया मेंबर? एक्सी। तो बुलाओ एक्सी को। यस, एक्सी का नाम क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज, कौन है ये? एक्सी। ये एक्सी है, और एक्सी के बारे में बातें करनी। कौन है एक्सी पर बात बात कर, आ जाओ। बोला अब एक्सी कौन है? एक्सी 1/ओमेगा सी। यस, एक्सी इज 1/ओमेगा सी। ध्यान रखना बे, एक्सएल वाज ओमेगा एल, एक्सएल वाज ओमेगा एल, एक्सी नॉट ओमेगा सी। हाँ, गड़बड़ मत करना, भाव को जाओ एक तो बोले एक्सी एक्सी करते करते। एक्सएल वाज ओमेगा एल, दिस नॉट ओमेगा सी, दिस इज 1/ओमेगा सी। नालायक हो। यस, यही है एक्सी, 2 पाई एफ सी, यह है एक्सी। सेकंड यूनिट, सबका मालिक ओम। थर्ड, बोलो भाई एक्सी का एफ के साथ क्या चल रहा है? क्या डायरेक्ट चल रहा है कि इनवर्स चल रहा है? एक्सी का एफ के साथ क्या चल रहा है? इनवर्स चल रहा है। तो इनवर्स चल रहा है तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी अप या डाउन डाउन डाउन। यस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी डाउन डाउन डाउन। क्या मैं लिख के दूं आपको? आओ खेलते हैं। फ्रीक्वेंसी 0 बच्चे, एक्सी इनफाइनाइट। बहुत सुंदर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, एक्सी क्या डाउन डाउन डाउन, और फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट करना, तो एक्सी क्या 0 हो जाएगा? यस। स्टेटमेंट देना चाहूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सएल लगातार बढ़ता है। एक्सएल एक्सएल
नालायक को एक्सेल, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सेल लगातार बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी लगातार कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, फिर सुन लो। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सेल लगातार बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एक्सी लगातार कम 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 होता है। आई थिंक एक्सेल लीनियरली बढ़ता था, एक्सी एक्सी हाइपरबोलिकली कम हो रहा है, जैसा कि साक्षात। हाथ जोड़ लो चाहिए तो। दिस इज एक्सी एंड दिस इज एफ। क्या मैं कह दूं? ये है, और यहाँ पे इधर में बोलो भाई, इधर टच करने की कोशिश करना है। टच तो इनफाइनाइट पे होगा, तो इनफाइनाइट कभी भी नहीं आएगा। रेक्टेंगल हाइपरबोला है ना ये, लिख देना शब्द चाहिए तो। कौन है ये पे? एक्सी कौन है? हाइपरबोला है, साक्षात है। बहुत बढ़िया, और आओ और खेलते हैं। हाँ, मैंने देखो ना, मैंने सारी एक्सी की अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे दी है ना, ये हो गया एक्सी की जानकारी। अब आ जाए अपने मुद्दे पे आ जाए। अपना मुद्दा क्या था? प्योर सी सर्किट है, ये रहा तेरा वोल्टेज और ये रहा तेरा करंट। हाँ जी, वोल्टेज लीडिंग लेगिंग की हम साथ साथ है। लेगिंग वोल्टेज का पीछे चल रहा है, तो मुझे कहना चाहिए वोल्टेज लेगिंग। कितना लेगिंग? लेगिंग बाय बाय 2। फेज डिफरेंस दे सकते हैं क्या? बोलो जल्दी बोलो, मैं गलत दिख रहा हूँ। पाई/2। फेजर डायग्राम दे सकते हैं क्या? आई नॉट, वोल्टेज पीछे चल रहा है आपने बोला है, मैंने लिख दिया। और हाँ, पावर फैक्टर दे सकते हैं क्या? पावर फैक्टर cos फाई क्या जीरो हो जाएगा? अब अप्रोक्स जीरो या परफेक्ट जीरो? cos फाई जीरो। पावर, पावर खाना कि नहीं खाना? तो नियम बन गया, सी भी पावर नहीं खाता है। देखो ना, एल पावर नहीं खाता है, सी पावर नहीं खाता है, सारी पावर तेरे नाम, सारी पावर आर के नाम। पावर फैक्टर cos फाई जीरो लिखने के बाद एक लाइन डाल देना वहां पे कि पावर नहीं खाता है, तो लिखो सी डज नॉट डिसिपेट पावर, अंग्रेजी में लिख दो। हाँ, सर्किट की सारी पावर किसके नाम जाएगी? आर के पास ही जाएगी। मैं अपने मन से कुछ बोल के बताता हूँ आप लोगों को। ओके बोले। उस पर, हाँ हाँ हाँ, बेसिकली पावर डिसिपेशन केवल आर पे होगा। ये क्या अपोजिशन ऑफर कर रहा है? अपोजिशन पता है क्यों कर रहा है ये? एक्चुअली इनके लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है, इसलिए अपोजिशन आ रहा है। रेजिस्टेंस तो इसलिए आ रहा है भाई साहब, आपको याद है जब एल को आप चार्ज, एल में करंट को ग्रोथ करते थे तो क्या वो अपोज करता था? ये उस बात को शो कर रहा है, जो रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए अपन रेजिस्टेंस नाम नहीं दिया। ये क्या बोला इसको? रिएक्टेंस। क्या आपको याद है कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे तो वो अपोज करता था? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, कैपेसिटर को चार्ज करने में बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता था। तो अल्टीमेटली जो एल और सी है ना, ये रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये क्या करेंगे, जो अपोजिशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एल और सी की लगातार तरह इसमें क्या होगी? चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब चलता रहेगा। तो याद है डीसी में तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद शांत बैठता था, एल भी स्टडी स्टेट आने के बाद शांत बैठता। यहाँ पर स्टडी स्टेट कभी आएगा नहीं, क्योंकि तेरा जो करंट है वही लगातार ऐसा चलता रहेगा, इसलिए। तो मैं, ओके, ये सबको समझ में आ गया कि यहाँ तक था? चल, वो लिख दिया ना, पावर नहीं खाता है। चलिए, एक छोटा सवाल लिखे। ओके, देखो ना, फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये है फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर है 200 माइक्रोफेरेड। और जरा एक्सी लेके आई, बुलाओ एक्सी को, आंसर लाओ। पेन चलो जल्दी बनाओ। फ्रीक्वेंसी दिया, सी दिया, एक्सी चाहिए, आंसर ले लो जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं गलत लिखने वाला हूँ। जल्दी बोलो, मैं लिख रहा हूँ गलत, सही नहीं करूंगा बाद में। 100 का किलोमीटर है, ओम। वेरी गुड, 100 ओम। ये मैंने क्या दिया, एफ दिया कि ओमेगा दिया? कुछ चमका नालायक होगो। हाँ, कपड़े चालू मत है ना, एफ मत समझ बैठना। ओमेगा दिया बेटे मैंने, चलो हिसाब करो बे। 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा कितना है तुम लोग का? 50, सी कितना है? 200 माइक्रो। ये हो गया, ये आपका फर्स्ट क्लास 100 ओम आ रहा है।
चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया सब लोगों को। मैंने तीनों बेसिक सर्किट का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, और तीनों बेसिक सर्किट में जो हमने सीखने को मिला है उस बातों को, दो तीन बातों को मेरे कहने से याद कर लीजिए। सिखाना सिखाना हो गया है, अब दो तीन बातों को कॉन्सेप्ट की तरह याद कर ले। मैं रिपीट करता हूँ, वो बातें याद करोगे तो सारे फॉर्मूला से फ्री कर दूंगा आप लोगों को, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, सुने आराम से। तीनों सर्किट पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या समझ में आया। पहली बात, आर के मामले में वोल्टेज, आर के मामले में वोल्टेज 7 चलता है, एल के मामले में वोल्टेज 90 आगे चलता है, और सी के मामले में वोल्टेज 90 पीछे चलता है। एक की पॉइंट याद कर लो बस। अगर आप मेरी बात मान के याद कर लेंगे, मैं अगली क्लास के बाद आपको सारे फॉर्मूला से फ्री कर दूंगा, बस ऐसे देख के आंसर आ जाएगा। सुन रहे हैं, आप लास्ट में बस 5 मंत्र बताऊंगा, सारे आंसर आ जाएंगे। सुन लें। आर के मामले में वोल्टेज 7, मैंने बनाया था ना, अभी मिटा दिया मैंने। आर के मामले में वोल्टेज 7 चलता था, एल के मामले में वोल्टेज 90 लीड करता था, सी के मामले में वोल्टेज 90 पीछे चल रहा है। इतना याद करो एक बात। दूसरी बात, आर का प्रॉब्लम आर, एल का प्रॉब्लम एक्सएल, सी का प्रॉब्लम एक्ससी, नेट प्रॉब्लम सेट। करंट कितना होता है, वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम, वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू प्रॉब्लम। करंट इनटू आर बोलना बंद करें, करंट इनटू प्रॉब्लम, ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात, यह सबसे सुंदर बात, सारी पावर आर खाता है, एल और सी पावर नहीं खाते हैं, ऐसा मैं सीख के जा रहा हूँ। और इन्हीं बातों को मैं आगे इस्तेमाल करूंगा आगे के एनालिसिस के अंदर। कंफर्टेबल है? अच्छा, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में इस तरह के हैं जो आपने सीखा ना, देखो ना। आओ, मान लीजिए मुझे कह रहा है करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जैसे पहला सवाल मुझे बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ वीएल लिखिए। यानी पूरा सवाल क्या है, एक इंडक्टर एल में ये करंट गुजर रही, तो उसके एल के वोल्टेज की इक्वेशन लिखिए। आ जाएगा समझ में? आओ, एल के वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, सब जो आपको सिखा वो इस्तेमाल होगा। आओ, वोल्टेज की इक्वेशन, यू नो वी बराबर वी नॉट और साइन समथिंग। मैं एल का वोल्टेज लिख रहा हूँ तो जानबूझ के एल और एल लिख दिया। ये क्या हो गया, एल के वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एल के वोल्टेज का पीक वैल्यू, एंड साइन समथिंग। एंड समथिंग आप डिसाइड करेंगे। एल का वोल्टेज करंट से 90 आगे चलता है, तो तुम्हारा करंट ओमेगा टी वाला है, तो ये कौन होगा? शाबाश शाबाश, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। वीओ एल को मैं क्या लिख दूं, आई नॉट इंटू एल या एक्सएल। यस, एल का वोल्टेज विल बी करंट इंटू एल का प्रॉब्लम, एंड एल का प्रॉब्लम इज नॉट एल, दैट इज एक्सएल। मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू आ गया ये। क्या मैं इसको और आगे ले जा सकता हूँ ना? वो देखूंगा कि एग्जामिनर ने क्या दिया है। क्या बच्चों में इसको आगे बढ़ के आई नॉट ओमेगा लिख दूं क्या? अरे एक्सेल एक्सेल लिख दिया। और हाँ, इसको भी मैं चाहूँ तो आगे बढ़ के कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ ना? ये सही है ना? सही। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, तो फिर उस अकॉर्डिंगली आंसर आते हैं। हाँ, ये सब बिल्कुल सेम है। जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो केवल साइन के लिए नहीं है, वो केवल कोस के लिए नहीं है, वो किसी भी फंडामेंटल एसी के लिए है। फंडामेंटल एसी यू आर हैविंग टू चॉइस, वेदर इट इज साइन, वेदर इट इज कोस। क्या आया, क्या समझ में आया केवल? है ना? इस तरह के क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में दो तीन क्वेश्चन है, बस करंट बोल रहा है और वोल्टेज छाप दो। जल्दी पूछ। हाँ हाँ, कहाँ चला गया? अबे सेकंड क्वाड्रेंट में, अबे तेरी सुन, चल आजा। ए एस टी सी, ए एस टी सी कहाँ पर है तू? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा ना? सही है ना बेटे? सेकंड क्वाड्रेंट में ना अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव। एक तरीका, देसी चल जा, देसी। साइन ओमेगा टी से पाई बाय टू ज्यादा कौन होता है? कोस। माइनस कोस नहीं होता है, कोस होता है। समझ में आ रहा है? और आओ, चल अभी तेरा वो सवाल है, मैं इसमें और क्लियर करता हूँ। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ वीसी तो ये चाहिए, कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए। आओ तैयार करें अपन लोग मिलके। आओ बोलो बे। वी बराबर वी नॉट साइन समथिंग समथिंग, वी सी, और यहाँ क्या लिख दिया, वीओसी साइन समथिंग कितना। हाँ शाबाश, ओमेगा टी। क्या माइनस पाई बाय टू लिख दूं मैं? मैंने लिख दिया। तुम्हें पता है तुमने कहा था कैपेसिटर का वोल्टेज 90 पीछे चलता है, लिख दिया मैंने। अब इसको मैं एग्जाम में कैसे दे रहा उस पर डिपेंड करेगा। बोलो, क्या मैं इसको क्या लिखूं, आईओ और एक्सी, सी या एक्सी? सी नहीं आएगा, एक्सी आएगा। और इसको पहचाने क्या, इसको पहचान, इसको क्या लिखूंगा मैं, कोस ओमेगा टी या माइनस कोस ओमेगा टी? क्यों लिखूंगा, गणित से जाना तो मैंने बता ही दिया था। देसी चले जाओ। आओ, साइन ओमेगा टी से तुम 90 पीछे हो, साइन ओमेगा टी से तुम 90 पीछे हो, कोस 90 आगे होता है, और 180 पीछे कर दें तो क्या माइनस चिपका दें?
नहीं समझे क्या? अब इतना तो देसी बोल दिया और क्या करें फिर। अच्छा मैं इसको ऐसा बोलूं क्या, आई नॉट अपॉन ओमेगा सी और माइनस और कॉस ओमेगा टी। देखो कितना अच्छा लिखा है, माइनस एक्स सी 1/ओमेगा सी। समझ में आ रहा है क्या? कोई परेशानी तो पूछे मुझसे, किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछे। मुझे लगता है ये इक्वेशन लिखना आपको आ रहा है ना, आ रहा ही है। अब अपनी बुक में जो मॉड्यूल में इस तरह के सवाल है ना, तो हो सकता है आप मत करना। उसने मुझे वीसी की इक्वेशन लिखी है, हो सकता है उसने आंसर ये दे रखा हो, समझ रहे हैं, आई ओ एक्सी और इसमें दे रखा हो, क्या हो सकता है उसने कोर्स में दे रखा होगा। तो मैं देखूंगा चार इक्वेशन मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब उसने पता है क्या क्या चालाकियां कर रखी होगी, चार ऑप्शन मारेगा ना, पता है एक ऑप्शन ये देगा विदाउट माइनस वाला। समझ रहे हैं गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती, पता लग रहा है क्या? तो अगर आपने लिख के, अगर आप सब समझ के आए तो आप जान लोगे ना यार कोस वाला कैसे हो पाएगा। अपना कोस वाला बन रहा है कि माइनस कोस वाला। तो अगर कोस में देखूंगा तो मैं माइनस वाला ढूंढूंगा, और अगर साइन में देखना तो मैं सीधा साइन ओमेगा टी माइनस पाई वाला ढूंढ लूंगा। कर सकते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको तीन बेसिक भी पढ़ा दिए हैं, प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी। और क्या ये सवाल करने में उन्हीं बेसिक बातों का यूज हुआ है? कौन सी बेसिक बातें? आर का वोल्टेज 7 चलता है, एल का वोल्टेज 90 आगे चलता है, सी का वोल्टेज 90 पीछे चलता है। आर का प्रॉब्लम आर है, एल का प्रॉब्लम एक्सएल था, सी का प्रॉब्लम एक्सी था। वोल्टेज आई इंटू एक्सएल, वोल्टेज आई इंटू एक्सी। समझ में आ गया? चल अब लेते हैं फोर्थ सर्किट, दैट इज सीरीज आरएल सर्किट। तीन बेसिक सर्किट हो गए हैं, फोर्थ सीरीज आरएल। देखो ना, आर है, एल है, सीरीज है और एसी है। आर है, एल है, सीरीज है और एसी है। फोटो बना लें आप लोग। अब आप लोग बाद में लिखना, एक बार इसको मेरी बात सुनते हुए समझ लो अच्छे से। एक बार बच्चों ये समझ में आएगा ना तो अगले वाले आर सी आर सब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। एक बार इसको पकड़ लेते हैं। आप लोग बाद में लिख लेना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको, इसको सुने। बस 5-7 मिनट में बोलूंगा, उसका आप लिख लेना। बोलूं मैं? क्या क्या दिख रहा है बच्चे को? आर और एल दो कंपोनेंट है, दोनों सीरीज में है, और आपने कौन सा सोर्स लगाया? एसी सोर्स लगा दिया। ये आरएल सर्किट हो गया, हम इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है, पहली बात तो मेरा वो प्लान वही अभी भी। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? या तो सर्किट का वोल्टेज मान करके करंट डेवलप करें, या सर्किट का करंट मान करके वोल्टेज डेवलप करें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सोचना चाहिए, ईमानदारी से बताओ। अगर मैं यहाँ सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन मान लूंगा, अज्यूम कर लूंगा, तो उसका कुछ भाग इस पे जाएगा, कुछ भाग इस पे जाएगा, तो आई थिंक सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन अलग होगी, आर के वोल्टेज की इक्वेशन अलग ही होगी और एल के वोल्टेज की इक्वेशन अलग ही होगी। तो मेरे पास तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तो मेरे लिए मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए अगर मैं सर्किट करंट की इक्वेशन मान लूं, सोचो सोचो, अगर मैं सर्किट करंट की इक्वेशन मान लूं, तो जो सर्किट करंट है क्या वही आर का करंट है? क्या वही एल का करंट है? यस। तो ध्यान दीजिए, सीरीज सर्किट का डीलिंग करने में हमेशा करंट अज्यूम करने में फायदा होता है। मैं आपको सीरीज वाला पढ़ा रहा हूँ ना, पैरेलल भी होते हैं, लेकिन अभी आप जिस लेवल पे हैं, आपके लेवल पर सिर्फ सीरीज सर्किट है। इंजीनियरिंग के अंदर सीरीज पैरेलल मिक्स सब होते थे, तो वहां पे हमें क्या सिखाया जाता था कि सीरीज की डीलिंग में क्या फायदा है, करंट मानने में फायदा है। तो बताओ बताओ, पैरेलल की डीलिंग में वोल्टेज मानने में फायदा। सुन रहे हैं आप? जब अकेला कंपोनेंट था ना, अकेला आर या अकेला, उसमें तो आप वोल्टेज मान के करंट बनाओ या करंट मान के उड़ो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीरीज डील कर रहे हो तो आपको करंट अज्यूम करके प्रोसेस करने में फायदा है, और आप पैरेलल डील करते हो क्योंकि आपको नहीं है, तो वहां पर वोल्टेज मानने में फायदा। मुझे गाइड करें, मैं क्या अज्यूम करूं, वोल्टेज या करंट? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब सुनो, मेरी बात सुन लो फटाफट से, अच्छे सुने। लेट आई बराबर आई नॉट साइन में। देखो ना, मैंने सर्किट करंट मान लिया कि सर्किट करंट ये है। ईमानदारी से बताइए, जब करंट आर में से गुजरेगा और एल में से गुजरेगा तो क्या इनके ऊपर वोल्टेज आएगा? यस। क्या मैं अपनी नॉलेज से वी आर की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? यस। वी ओ आर, हाँ बोलिए, साइन ओमेगा टी। तुमने कहा था कि आर का वोल्टेज करंट के साथ चलता है, आर का वोल्टेज करंट के साथ चलता है। यार मैं एल का वोल्टेज भी लिखना चाह रहा हूँ, बोलो बोलो जल्दी से बोलो।
VOL, हाँ VOL साइन, बोलो बोलो बोलो, ओमेगा टी क्या प्लस पाई बाय 2, यस। तुमने कहा था कि वो 90 आगे चल हो गया। बच्चों मेरे को इतना ही आता था, मैं अभी जो सीख के आता ना उससे मुझे जानकारी थी, मैं इतना आता मेरे को ये आ गया। अब इसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको याद है अपना मेन उद्देश्य तो शायद सप्लाई की इक्वेशन लाना था। मैं तो आर का पर्सनल वोल्टेज की इक्वेशन ले आया, मैं तो एल का पर्सनल वोल्टेज की इक्वेशन ले आया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन लानी, नेट वोल्टेज की इक्वेशन लानी, वो तो नहीं आया मेरे को। तो वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे को जितना आता था वो ये है। अब इसकी मदद से मैं एक फेजर डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा, और अब जो भी चाहिए सब कुछ फेजर डायग्राम बताएगा। यस, कैसे जरा सुने। ये जानकारी के हिसाब से फेजर डायग्राम ये बनेगा, ये देखो ना, करंट का फेजर ये हो गया मान लीजिए आर के वोल्टेज का फेजर, और ये हो गया मान लीजिए एल के वोल्टेज का फेजर। बोलिए मेरे यहाँ दो वोल्टेज है ना, बोलिए नेट निकालने के लिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आओ, पैरेललोग्राम ये और ये और ये, हाँ पैरेललोग्राम, क्या ये नेट होता है क्या? ये तो क्या नेट वोल्टेज का फेजर ही हो जाएगा। शब्द पकड़े, ये करंट का फेजर था, ये आर के वोल्टेज का फेजर, ये एल के वोल्टेज का फेजर, और तुम्हारे दो अलग अलग वोल्टेज थे। तुमने मेरे से कहा यार अलग अलग बात मत करो, आप तो नेट बात करो, नेट बात करो। पैरेललोग्राम बना तो क्या नेट वोल्टेज का फेजर ही आ जाएगा? यस, नेट वोल्टेज का फेजर ये रहा, और सर्किट करंट का फेजर ये रहा। बताओ बताओ, सर्किट वोल्टेज करंट के साथ है कि आगे चल रहा है? आगे चल रहा है। और बच्चों जितना आगे पीछे चलते हैं उसको फेज डिफरेंस बोलते थे। यस, अभी बातें हो जाएंगी। यस, वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से आगे चल रहा है। हाँ, कितना आगे चल रहा है? 5 आगे चल रहा है। नोटिस करिए, ये साइड किसको दिखा रही है? आर के वोल्टेज को। ये साइड किसको दिखा रही है? एल के वोल्टेज को। किसको दिखा रही है? एल के वोल्टेज को। और ये किसको दिखा रही है? नेट वोल्टेज को। अच्छा, इस ट्रायंगल में आपने देखा क्या, इस ट्रायंगल में तीनों साइड के वोल्टेज को शो कर रही है। ये आर का वोल्टेज है, ये एल का वोल्टेज, और वो नेट वोल्टेज, तीनों वोल्टेज को शो कर रही है। ये ट्राइंगल को बोलते हैं वोल्टेज ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज ट्राइंगल। ये टेक्निकल नाम है, मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज ट्राइंगल है ना। और सुने, वोल्टेज ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एक और ट्राइंगल बनाया जाता है, इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल। बोले वो क्या है, जरा सुनिए। तुम्हारा वोल्टेज ट्राइंगल साइड में निकाल के ला रहा हूँ, उसे इंपीडेंस ट्राइंगल बनाना सिखाऊंगा आपको। देखो ना, ये और ये और ये, सुन रहे हैं? दिस वाज वी ओ आर ना, दिस वाज वी ओ एल एंड दिस वाज वी ओ, ये था ना तुम्हारा। यस, अब देखो ना, वी ओ आर इज इट करंट इनटू रेजिस्टेंस, एल का वोल्टेज करंट इनटू एक्सएल, नेट वोल्टेज करंट इनटू नेट प्रॉब्लम क्या जेड, नेट प्रॉब्लम यानी कि जेड लिख दिया मैंने। अब सुनो ना, सब जगह से आई नोट उड़ाता हूँ। तो ये तीनों ब्रांचेस को दिखा रही है, वोल्टेज को या प्रॉब्लम्स को? ये हो गया आर, ये हो गया एक्सएल, और वो हो गया जेड, प्रॉब्लम्स को दिखा रही है। ओके ओके, तीनों साइड वोल्टेज को दिखा रही है, वोल्टेज ट्रायंगल। तीनों साइड प्रॉब्लम को दिखा रही है, दिस कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। टेक्निकल नाम है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, इंपीडेंस ट्रायंगल। कौन है ये? इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या मैं आपसे कह दूं दोनों इक्विवेलेंट ट्रायंगल है? यस, मैं बताता हूँ। अपन 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे कि दो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो अगर सेम है, दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो दोनों को बोलते हैं आइडेंटिकल। हाँ वाकई में सेम है ना। बताओ, तीनों साइड में से क्या आइनोट उड़ा है ना? तीनों साइड में से अलग चीज उड़ा है कि सेम चीज? सेम चीज उड़ाया। तो वाकई में क्या दोनों की साइड्स का रेशियो अलग है कि सेम है? सेम है। दोनों की साइड्स का रेशियो सेम है, तो दोनों को क्या मैं आइडेंटिकल ट्राइंगल बोल दूं? यस, और आइडेंटिकल ट्राइंगल मैंने बोल दिया। अब नोटिस करिए, जो भी आपको एनालिस्ट के नाम पे चाहिए सब, मुझे कुछ नहीं बताना, आप सब कुछ फेजर डायग्राम में लिखा होता है। मुझे कहना है फेजर डायग्राम आपके इस सर्किट की जन्म कुंडली होता है। हर छोटी बड़ी बात सब उसके अंदर लिखा हुआ है, बायोडेटा उसका, हर बात वहां से आपको आना चाहिए। क्या पूछते हो, मैं बोलता हूँ आपको। सर्किट एनालिस्ट के नाम पे आप क्या पूछते हो? एक तो आप पूछते हो कि नेट वोल्टेज बता, एक आप पूछते हो लीडिंग लैगिंग बता, एक आप पूछते हो फेज डिफरेंस बता, पावर फैक्टर बता। ये सब बात होती है ना। तो आओ, सारी बातें यहाँ से निकालने जा रहा हूँ। जो बात वोल्टेज के टर्म में चाहिए उसको वहां से निकाल लेना, जो बात प्रॉब्लम्स के टर्म में चाहिए उसको यहाँ से निकाल लेना। और ये देखो, आप क्या मांगते हो? आप उसे नेट वोल्टेज बता, नेट वोल्टेज बताओ। दो वोल्टेज है 90 पर, नेट वोल्टेज जोड़ना की पाइथागोरस? पाइथागोरस। नेट वोल्टेज विल बी VOR स्क्वायर प्लस क्या VOL स्क्वायर? यस, नेट वोल्टेज जोड़ना की पाइथागोरस? पाइथागोरस। ये आइडिया मेरे को कहां से आ गया, ये देख के आना मेरे को। यस, जैसे तो हो गया। और सुने, यस वोल्टेज लीडिंग लैगिंग की हम साथ साथ है। ये रहा सर्किट करंट, ये रहा सर्किट का वोल्टेज, इंडिविजुअल वोल्टेज नहीं, सर्किट का वोल्टेज। वोल्टेज करंट के साथ है कि आगे चल रहा है? तो क्या मैं कह दूं वोल्टेज लीडिंग, वोल्टेज लीडिंग। सही बात है ना, वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या होगा बच्चे? लीडिंग। अब तुम कितना आगे या पीछे चलते हो उसको फेज डिफरेंस बोलते थे ना आप। यस, तो आपने बोला यार फेज डिफरेंस बता, फेज डिफरेंस बताऊं? बिल्कुल बता दूंगा। अगर आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला वोल्टेज में चाहिए तो यहाँ से उठा लो tan phi, और प्रॉब्लम में चाहिए तो वहां से उठा लो। चलो वोल्टेज में उठाते हैं ना। यस, बोलो tan इनवर्स क्या एल का वोल्टेज अपॉन आर का वोल्टेज? पढ़ लो वहां से।
किसने बोला यार मेरे को तो प्रॉब्लम्स में चाहिए तो तू वहां से उठा ले। यस, क्या हो रहा है जरा देखना। टेन इनवर्स बोलेंगे, क्या हो रहा है? टेन इनवर्स एक्सेल अपॉन आर, टेन फाइव, टेन फाइव। अरे वो तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हो ना, क्या करते हो? वो पता है मुझे आपको ये इंपेडेंस ट्रायंगल सिखाना था क्योंकि बुक्स में से सवाल है, इसलिए मैंने पढ़ा है। मुझे तो इंपेडेंस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। एक मंत्र देता हूं आपको, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। एल का वोल्टेज एल का प्रॉब्लम, आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम। यस बिल्कुल। और मैं तो बताऊंगा, इधर आओ। वोल्टेज ट्रायंगल, आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम, एल का वोल्टेज एल का प्रॉब्लम, नेट वोल्टेज नेट प्रॉब्लम। बहुत सटीक लाइन है, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। मैं आपको धीरे धीरे बहुत आसान कर दूंगा अगर ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। हमें ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है? ओके, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। बोले हाँ ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया। और क्या देखो, क्या क्या मांगते हो आप? लीडिंग लैगिंग तय हो गया, फेज डिफरेंस तय हो गया, नेट। और ये सब कहाँ से आ रहा है मैं तो नहीं बता रहा ना, कहाँ से आ रहा है? क्या फेजर डायग्राम से? यस। वो बताओ क्या मांगते हो आप लोग? पावर फैक्टर। आओ, पावर फैक्टर चाहिए ना आप लोगों को। कोस फाई, कोस फाई पढ़ सकते हैं ना? कोस फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस फाई क्या होता है? बेस। आओ पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो ना। ये होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से पढ़ लो कोस फाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए कोस फाई क्या हो गया? क्या आर का वोल्टेज अपॉन क्या नेट वोल्टेज? किसी ने बोला नहीं सर प्रॉब्लम्स में चाहिए तो? यस, पढ़ के देख लो, आर बाई जेड आ रहा होगा। और मैं तो झांक भी नहीं रहा उसकी तरफ, मुझे पता है जहां जिसका वोल्टेज, आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम, नेट वोल्टेज नेट प्रॉब्लम। यस, आप पढ़ के देख लो चाहिए तो, वहां से भी ये आ रहा है। तो क्या पावर फैक्टर निकालना भी आपको आ गया? यस। और आइए, और बातें करनी है हम लोगों को। यस, और क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ आजकल? कितनी प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम की दो प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम आर है और एक प्रॉब्लम एक्सएल है। तुम्हारे यहाँ दो प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने आपसे कहा यार दो अलग अलग बात मत कर, नेट प्रॉब्लम की बात कर। तो नेट प्रॉब्लम को यार नया शब्द दे दें, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, यस। तुम्हारे यहाँ दो प्रॉब्लम है, एक है रेजिस्टेंस और एक है रिएक्टेंस। लेकिन मैंने कहा तू अलग अलग मत बोल यार, तू नेट बात कर। तेरे सर्किट में प्रॉब्लम कितनी है तो उसको नाम में क्या बोल रहा हूँ? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जेड, स्पेलिंग लिख लो, लिखो इम्पीडेंस। बहुत बहुत बढ़िया। देखो देखो, तुम्हारे यहाँ दो प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम है आर और एक एक्सेल 90 पे है। तो बोलिए जोड़ना की पाइथागोरस। जेड का फॉर्मूला तो ये आ रहा है, इम्पीडेंस बोले तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, नेट वोल्टेज नेट प्रॉब्लम, आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम, एल का वोल्टेज एल का प्रॉब्लम, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। ये हो जाएगा एक बात। दूसरी बात, तुमने बोला यार इसकी यूनिट बोलना, यूनिट सबका मालिक। वेरी गुड, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओम। अभी आप नहीं समझेंगे, भी आप छोटे हैं, लेकिन वही है। थर्ड, मुझे कहा कि जेड और एफ में ग्राफ बनाना है। जेड और एफ में, क्या जेड वाकई पे एफ पे डिपेंड कर रहा है क्या? यस। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे आर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेल तो चेंज होगा। और एक्सेल चेंज होगा तो क्या जेड भी चेंज होगा? यस। तो हमसे किताबों में पूछा गया कि जेड और एफ में ग्राफ बनाओ। मैथ्स बता के ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको। इधर आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो ना। फ्रीक्वेंसी जीरो, ओके। आर तो आर रहेगा बच्चे, और एक्सेल कितना रहेगा? जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो, आर तो आर है, एक्सेल टू पाई एफ एल, टू पाई एफ एल जीरो। तो इन दोनों का पाइथागोरस करूंगा तो जेड बराबर क्या आर आ जाएगा ना? आ जाएगा ये। आगे बढ़ो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? बहुत बढ़िया यार, आर तो कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेल बच्चों, आर तो आर रहेगा, एक्सेल तो बढ़ जाएगा, तो क्या जेड भी बढ़ जाएगा? ठीक है ना? आगे बढ़ो जवान, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, तो आर तो आर रहेगा और एक्सेल इनफाइनाइट हो जाएगा भाई साहब। और इनफाइनाइट और आर का पाइथागोरस करें तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। अबे इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ दो, इनफाइनाइट सबको खा जाता ना, इनफाइनाइट। तो एक्सेल ये है, तो बोलो जेड कितना हो जाएगा? जेड इज इनफाइनाइट, और एक्सेल भी तो इनफाइनाइट था ना। क्या मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होने पर जेड और एक्सेल दोनों इनफाइनाइट हो जाएंगे? जेड और एक्सेल दोनों इनफाइनाइट। ये मैथ्स किया मैंने जानबूझ के, सुनो आप। देखो ना, यहाँ जेड और यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये अकेले आर का ग्राफ हो गया। आर को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, फ्लैट सिग्नल मतलब फ्लैट रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये अकेले एक्सेल का ग्राफ हो गया? अकेले एक्सेल अगर बनाया था अभी? यस। जेड किससे तय हो रहा है? आर से, एक्सेल से, कि दोनों से? दोनों से। तो मैंने दोनों इंडिविजुअल में, 2 मिनट में मैंने दोनों इंडिविजुअल मेंबर बना दिए। तुमने बोला यार तू जेड की बात कर, जेड की बात कर।
ये गणित को शब्दों में कन्वर्ट करता हूँ, गणित को शब्दों में कन्वर्ट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी 0 पर z बराबर r, फ्रीक्वेंसी 0 पर z बराबर r, शुरुआत यहां से होगी। फ्रीक्वेंसी 0 पर z बराबर r, तुम्हारा गणित बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, शुरुआत यहां से होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे z क्या ऊपर जाएगा, तो ग्राफ यहां से शुरू होकर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते ग्राफ z बराबर एक्सेल को टच कर जाएगा, कब, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट तो मैं दिखा नहीं सकता, तो बोलो टच करना की कोशिश करना, टच नहीं करना है, कोशिश करना है। तो कुल मिला के z बराबर r से शुरुआत होगी, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और जाते जाते एक्सेल को अप्रोच 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 करेगा, एक्सेल के पास और पास और पास और पास जाएगा, टच नहीं करेगा। सुन लिया आपने? यस। तो देखो ना ग्राफ कुछ और पास जाना है, लेकिन टच नहीं करना है। टच तो कब होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है? आर का, एक्सेल का, या जेड का? जेड का। मैथ्स से हमने इस तरह ग्राफ बना लिया। एक छोटी सी बात बता दो यार, इक्वेशन ऑफ सप्लाई बता सकते हो क्या? सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन, नालायक को। सप्लाई V बराबर V नॉट और साइन समथिंग, इधर आना जरा। सप्लाई वोल्टेज, नेट वोल्टेज ये रहा, ये करंट के साथ है कि फाई आगे है। दैट्स इट, V बराबर V नॉट साइन, हाँ बोलो जल्दी बोलो, ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई? प्लस फाई लिख दिया। देखो सप्लाई की इक्वेशन तक बता दी, सब बता दिया आपने, और मैंने कुछ नहीं सिखाया। सारी जानकारी कहाँ से आया है? फेजर डायग्राम। क्या पता लग रहा है? फेजर डायग्राम बायोडाटा है, ये इस सर्किट का पूरा जन्म कुंडली होता है, सब जानकारी इधर लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? ये अपन ने सीरीज आरएल भी पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन मुझे कराने हैं। अगले लेक्चर में इसका सवाल करेंगे, साथ ही हम लोग सीरीज आर से सीरीज आरएलसी पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में और मजा आने वाला है, सीरीज आरएलसी, रेजोनेंस, हाँ याद है, रेजोनेंस वगैरह, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ वगैरह सब ऐसे कर देंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? नहीं ना, अभी तो चैप्टर बड़ा है, पावर शावर, बहुत सारी बातें, स्किन इफेक्ट, पावर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा है। मतलब अभी 2-4 दिन पढ़ेंगे, देख लेंगे। EMW बता दें, बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ी। चले तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मुझे लगता है सीरीज आरएल समझ में आ गया आपको, क्या मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ? हाँ, मैं सवाल पूछूंगा अगली क्लास में तो सब पता लग जाएगा मुझे कितना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।